हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चिलर के बारे में। तो चिलर के बारे में डिटेल जानेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाई चिलर चिलर का यूज हम क्यों करते हैं और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, बहुत जगह पे आउटसाइड टेम्परेचर जो कि एम्बिएंट टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और 110 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि 43 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये टेम्परेचर एज पर लोकेशन वेरी करता है। और इनसाइड टेम्परेचर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए कंफर्ट टेम्परेचर होता है। और इस टेम्परेचर पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा होता है 50 ±5%। सो विद द हेल्प ऑफ चिलर वी कैन रीच द कंफर्ट टेम्परेचर। सो इस टेम्परेचर को हम अचीव कर सकते हैं चिलर के थ्रू। सबसे पहले हमें चिलर को थैंक्स बोलना चाहिए। और चिल्ड वाटर सिस्टम जो होता है वो मीडियम और लार्ज बिल्डिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं कूलिंग सिस्टम के लिए, कूलिंग के लिए। और चिल वाटर सिस्टम को चिलर का जो प्लांट होता है वो सेंट्रलाइज कूलिंग सिस्टम की तरह काम करता है और ये पूरे बिल्डिंग को कूलिंग प्रोवाइड कराता है। और चिल वाटर सिस्टम को हम एक इंडिविजुअल सिंगल बिल्डिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मल्टीपल बिल्डिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू चिलर। चिलर का इन्वेंशन सबसे पहले विलिस कैरियर ने 1902 में किया था। उसके बाद 1926 में कैरियर इन्वेंटेड द फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगल चिलर। सबसे पहला चिलर का आविष्कार हुआ था सेंट्रीफ्यूगल चिलर का 1926 में। उसके बाद आइए देखते हैं चिल वाटर सिस्टम बेसिक। चिल वाटर सिस्टम में क्या क्या होता है। चिल वाटर सिस्टम प्रोवाइड कूलिंग टू ए बिल्डिंग बाय यूजिंग चिल वाटर टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बिल्डिंग स्पेसेज। तो चिल वाटर सिस्टम जो होता है वो चिल वाटर का यूज करता है हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए फ्रॉम द स्पेसेस। मतलब जहाँ पे हमारा ये एयर कंडीशनिंग स्पेस होता है वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करता है और एटमॉस्फेयर में एम्बिएंट में जाके उसको रिजेक्ट कर देता है। At the heart of the chilled water system, a chiller removes heat from water by means of रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो चिलर जो हीट को रिमूव करता है और ये जिस साइकिल पे काम करता है उसको हम रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं। और रेफ्रिजरेशन साइकिल में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट मेन कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे आगे। जैसा कि ये आपको एक रेफ्रिजरेशन साइकिल दिख रहा है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल स्टार्ट होता है यहाँ से, ये कंप्रेसर से। कंप्रेसर में आप देख रहे हैं एक मोटर लगा हुआ है। कंप्रेसर का काम होता है जो भी वेपर यहाँ आ रहा है वेपर को कंप्रेस करना और उसको कंप्रेस करके उसके प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा देता है। वो वेपर और गैस जाता है कंडेंसिंग कॉइल में। फिर कंडेंसिंग कॉइल में क्या करता है, यहाँ से जो कूलिंग टावर वाला लूप होता है उधर से पानी आता है। और पानी आने के बाद इसमें जो भी हीट होता है, टेम्परेचर होता है, कंप्रेस करने के बाद उस हीट को एब्जॉर्ब करके कूलिंग टावर में ले जाके रिजेक्ट कर देता है। फिर जो भी कूल्ड वेपर होता है वो आता है हमारा एक्सपेंशन डिवाइस में। और एक्सपेंशन डिवाइस के भी कई तरह के होते हैं। कैपिलरी ट्यूब एक्सपेंशन डिवाइस होता है, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन डिवाइस होता है। तो इसका इस्तेमाल एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। फिर कैपिलरी ट्यूब में या एक्सपेंशन डिवाइस में वाटर कूल्ड हो जाता है। कूल्ड होने के बाद जो जाता है एवोपरेटर में। एवोपरेटर में हमारे बिल्डिंग साइड से जो पाइप आता है और पाइप में वाटर होता है। तो वाटर हीट को
एब्जॉर्ब करके आता है रूम से, और वो क्या करता है एवोपरेटर में वो हीट को रिजेक्ट कर देता है। हीट रिजेक्टेड टू रेफ्रिजरेंट फ्लो प्राइमरी फ्लो फ्रॉम प्राइमरी फ्लो, ये प्राइमरी फ्लो हो गया। फिर यहाँ से एवोपरेटर उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद और यहाँ से जो लिक्विड आ रहा होता है वो लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है और वो फिर कंप्रेसर में चला जाता है, और ये साइकिल बार बार रिपीट होता है। सो चिल्ड वाटर लूप, तो चिल्ड वाटर में दो लूप होता है क्लोज लूप, एक कूलिंग वाटर साइड और एक सेकेंडरी पंप साइड। सेकेंडरी पंप साइड जो होता है एचयू और एफसीयू की तरफ होता है, जो कि चिलर से कोल्ड एयर को रूम में ले जाके ट्रांसफ़र करता है। और प्राइमरी पंप वो होता है जो रूम से हॉट वाटर को जो एब्जॉर्ब करता है वो क्या करता है कूलिंग टावर में दे देता है। तो चिल्ड वाटर कंसिस्ट ऑफ पाइप एंड पंप दैट मूव चिल्ड वाटर अराउंड ए बिल्डिंग। तो चिल्ड वाटर में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं इधर लूप में, पाइप और पंप्स। पंप क्या करता है चिल वाटर को बिल्डिंग में रोटेट कराता है और वहाँ से हीट एब्जॉर्ब करता है, फिर हीट रिजेक्ट करता है ले जाके सराउंडिंग में। तो चिल्ड वाटर पंप, जिसको CHWP भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पुशेज चिल वाटर थ्रू द चिलर एंड थ्रू द चिल वाटर लाइन अराउंड द बिल्डिंग। चिल वाटर सप्लाई टेम्परेचर इज यूजुअली अबाउट 45 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चिल वाटर सप्लाई का टेम्परेचर और चिल वाटर रिटर्न का टेम्परेचर 55 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सो डेल्टा T 10 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें यहीं से मिलता है। और देन चिल वाटर जो होता है वो हम सप्लाई करते हैं FCU और AHU के थ्रू बिल्डिंग में, जो भी बिल्डिंग स्पेस होते हैं। अब आइए सिंपल चिलर में क्या होता है कि एक सिंगल चिलर हो सकता है और उसके साथ एक पंप कनेक्टेड हो सकता है। और कम्प्लेक्स चिलर में क्या हो सकता है कि मल्टीपल चिलर हम लगा सकते हैं, जैसे 2 वर्किंग और 2 स्टैंड बाई, या 3 वर्किंग और 3 स्टैंड बाई, और इसी तरह से मल्टीपल पंप भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये एक पूरा साइकिल दे रखा है। ये कूलिंग टावर हो गया। कूलिंग टावर, ये प्राइमरी पंप क्या किया, जो भी यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब किया, ये कंडेंसर में दिया, कंडेंसर से ये फिर कूलिंग टावर में, ये एक क्लोज सिस्टम हो गया। फिर यहाँ पे पंप लगा हुआ है, ये सेकेंडरी पंप। ये पंप क्या करता है कूल्ड एयर को यहाँ से लिया और बिल्डिंग में ट्रांसफ़र हुआ, बिल्डिंग से हीट को एब्जॉर्ब हुआ, फिर वो चला गया कंडेंसर में। अब टाइप्स ऑफ चिलर कितने तरह के होते हैं। बेस्ड ऑन कंप्रेसर चिलर आर क्लासिफाइड एज बिलो। स्क्रॉल चिलर होता है, स्क्रू चिलर होता है, रेसिप्रोकेटिंग चिलर होता है और सेंट्रीफ्यूगल चिलर होता है। ये दोनों चिलर नॉर्मली एयर कूल्ड चिलर, ये दोनों कंप्रेसर हम यूज करते हैं, एयर कूल्ड चिलर होता है ये, और ये दोनों चिलर वाटर कूल्ड होता है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगे होते हैं। जैसे ये एक एयर कूल्ड चिलर का साइकिल दिखा रखा है, जो कि एयर कूल्ड कंडेंसर है। तो इस चिलर में हमारा एक सेटअप होता है जिसमें एवोपरेटर, कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस होता है। यहाँ से क्या हुआ कि कोल्ड एयर आया, चिल वाटर सप्लाई आ रहा है यहाँ से, जो कि रूम से और FCU HU में जा रहा है, और रूम में गया, फिर रूम वहाँ में से वो हीट को एब्जॉर्ब किया और सेकेंडरी पंप उसको सक करके फिर से कंडेंसर को दे दिया। और कंडेंसर में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे पाइप लगे होते हैं, उससे हीट को एब्जॉर्ब करता है। कूलिंग टावर पे एक मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चिल्ड वाटर सिस्टम यूजिंग एन एयर कूल्ड चिलर, सेम ये दिखा रखा है चिल्ड वाटर सिस्टम यूजिंग ए वाटर कूल्ड चिलर।
तो वाटर कूल चिलर में भी सेम फंक्शन होता है, सिर्फ इसमें कूलिंग टावर एक्स्ट्रा लग जाता है एक। फिर ये वाला पार्ट एक हमारा क्लोज सिस्टम हो गया, और फिर एवापोरेटर साइड का एक क्लोज सिस्टम, एक कंडेंसर साइड का क्लोज सिस्टम। कंडेंसर साइड का क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और वो रिजेक्ट कर देता है कूलिंग जाके इन्वायरमेंट में। फिर यहाँ एवापोरेटर में कूलिंग होने के बाद हमें ठंडा हवा मिलता है रूम में HO और FCO के द्वारा। जैसा कि ये देख रहे हैं, एक एयर कूल्ड चिलर है कैरियर कंपनी का, जिसमें ये कंप्रेसर दिखा रखा है आपको। कंप्रेसर, एक कंप्रेसर यहाँ है, 2 कंप्रेसर, और एक पीछे आपको दिख रहा होगा एवापोरेटर दिख रहा है, और ये कंडेंसिंग कॉइल है। एयर कूल्ड चिलर हो गया। वाटर कूल्ड चिलर भी कैरियर कंपनी का है, यहाँ पे दिखा रखा है। तो एयर कूल्ड चिलर, वाटर कूल्ड चिलर में एक सेटअप होता है टोटल, जिसमें एवापोरेटर, कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस होता है, और यहीं पे कंप्रेसर भी होता है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल हमारा यहीं बन रहा है। और जो लूप बनता है, एक कंडेंसर साइड का, एक एवापोरेटर साइड का, और क्लोज्ड लूप दोनों का होता है, जिसमें उस लूप में वाटर होता है। और इस चिलर के अंदर रेफ्रिजरेंट होता है जो R134A होता है। सेम एयर कूल्ड चिलर में भी सेम रेफ्रिजरेंट का यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आपको अपडेट मिल जाए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका चैनल को। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस चैनल पे मैं HVAC और MEP से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो आपको अगर कुछ सीखना है तो मेरे वीडियो देख सकते हैं आप। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज देखते हैं हम कि इम्पोर्टेंट पार्ट्स इन चिल वाटर सिस्टम। चिल वाटर सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला जो होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम होता है कि जो वेपर और गैस है उसको कंप्रेस करना, और कंप्रेस करके उसके प्रेशर और उसके टेम्परेचर को बढ़ा देना। और अलग अलग कंप्रेसर होता है, जिसमें मेरे वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने 2-3 कंप्रेसर का बताया है डिटेल। फिर कंडेंसर होता है। कंडेंसर का काम क्या होता है कि जो भी हीट होता है, हीट को रिजेक्ट करके कंडेंसेशन होता है, मतलब जो गैस होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। बिकॉज कंडेंसर में क्या होता है, वेपर जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि एम्बिएंट टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस होता है गर्मी के दिनों में, और जो हमारा कंप्रेसर से जो वेपर आ रहा होता है वो उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बोल लीजिए कि 80 डिग्री सेल्सियस, 85 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आपको 50 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस मिल रहा है, इसके वजह से जो वो वेपर कूल हो जाता है। कूल होने की वजह से उसका पार्शियली फॉर लगभग 90% 95% पार्ट उसका लिक्विड में चेंज हो जाता है, और 5% वेपर ही रह जाता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्सपेंशन डिवाइस। सो एक्सपेंशन डिवाइस जो होता है वो कई तरह के होते हैं। कैपिलरी ट्यूब एक्सपेंशन टाइप होता है, और थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन डिवाइस होता है। आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक मैंने एक्सपेंशन डिवाइस पे एक वीडियो बनाया है थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व के बारे में, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एक्सपेंशन डिवाइस का काम होता है कि जो भी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लिक्विड आ रहा आएगा कंडेंसर से होते हुए, उसके वेलोसिटी को, उसके स्पीड को कम कर देता है, और रेफ्रिजरेंट के प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उसको कूल कर देता है। क्योंकि रेफ्रिजरेंट को जब हम कूल करते हैं
उसके वेलोसिटी को कम करते हैं तो वो कूल हो जाता है। नेक्स्ट है एवोपरेटर। एवोपरेटर क्या काम है? एवोपरेटर का काम होता है कि हीट को एब्जॉर्ब करना है। जो भी हमारे रूम में वो हीट होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करके उस रेफ्रिजरेंट के थ्रू कंप्रेसर में भेज देता है। और एवोपरेटर में एवोपरेशन होता है। एवोपरेशन होने की वजह से जो लिक्विड आता है एवोपरेटर में वो गैस में चेंज हो जाता है वेपोराइजेशन की वजह से। नेक्स्ट है एक्सपेंशन टैंक। एक्सपेंशन टैंक भी एक चिलर का मेन पार्ट्स है। इसका इस्तेमाल हम चिल वाटर पाइपलाइन में, कभी कभी पानी कम हो जाता है ड्यू टू वेपोराइजेशन की वजह से गर्मी के दिनों में, तो एक्सपेंशन टैंक क्या करता है कि मेकअप वाटर को ऐड करते रहता है चिल वाटर लाइन में। फिर एयर सेपरेटर हो गया। एयर सेपरेटर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि चिल्ड वाटर लाइन में कहीं से एयर आ जाता है, तो उस एयर को रिमूव करने के लिए हम एयर सेपरेटर लगाते हैं। इसका ऑटोमेटिक एयर वेंट भी होता है, इसके ऊपर एयर सेपरेटर के ऊपर लगा होता है। फिर आ गया मेरा प्राइमरी पंप एंड सेकेंडरी पंप। तो पंप का इस्तेमाल हम वाटर को फ्लो करने के लिए करते हैं। इसमें एक प्राइमरी पंप होता है और एक सेकेंडरी पंप होता है। प्राइमरी पंप बिल्डिंग से वाटर को सक करता है और उसको चिलर में भेज देता है। एयर कूल्ड चिलर के लिए ये फंक्शन हो गया। और वाटर कूल्ड के लिए कंडेंसर साइड जो होता है कूलिंग टावर के साइड, वो प्राइमरी पंप होता है जो कि कूलिंग टावर और कंडेंसर के बीच वाटर को सर्कुलेट करते रहता है। सेम हो गया सेकेंडरी पंप। सेकेंडरी पंप का इस्तेमाल हम करते हैं जो भी इवेपोरेटर से कोल्ड वाटर निकलता है उस वाटर को बिल्डिंग में भेजने के लिए। एफसीयू या एचयू होता है उसमें भेजते हैं। तो ये इवेपोरेटर साइड में हम लगाते हैं सेकेंडरी पंप को। फिर आ गया कूलिंग टावर। कूलिंग टावर का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी कंडेंसर के थ्रू हीट एब्जॉर्ब होता है वो हीट एब्जॉर्ब होने के बाद वो कंडेंसर में जाता है और कूलिंग टावर में जाता है। फिर कूलिंग टावर क्या करता है, वाटर के हेल्प से हीट को रिजेक्ट कर देता है एटमॉस्फेयर में। फिर फैन कॉइल यूनिट और एयर हैंडलिंग यूनिट। तो फैन कॉइल यूनिट और एयर हैंडलिंग का यूज हम एयर को रूम में थ्रो करने के लिए करते हैं। फिर हो गया वाल्व्स। तो चिल्ड वाटर वाल्व्स भी होते हैं कई तरीके का, जिनका अलग अलग सिस्टम के हिसाब से, अलग अलग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग और अलग अलग पाइप साइज के अकॉर्डिंग उनका यूज किया जाता है। तो इन सारे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट में भी बताइए आपको किस किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, मैं उन पे सबसे पहले वीडियो बना दूंगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कूलिंग टावर एक चिल वाटर सिस्टम ही है वाटर कूल्ड चिलर का, जो कि मैंने पहले बताया था। कंडेंसर साइड हो गया, ये एवोपरेटर साइड हो गया। यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है, एक यहाँ पे पंप लगा हुआ है। इस पंप को सेकेंडरी पंप बोलते हैं, इस पंप को प्राइमरी पंप बोलते हैं। फिर चिल्ड वाटर रिक्वायरमेंट फॉर चिलर। अब चिलर के लिए जो वाटर का रिक्वायरमेंट होता है उसके बारे में देखते हैं। प्राइमरी सिस्टम और सेकेंडरी सिस्टम। प्राइमरी सिस्टम जो होता है उसमें हम रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं, और जिस सेकेंडरी सिस्टम होता है उसमें हम चिल्ड वाटर यूज करते हैं। जो लूप बनता है कंडेंसर साइड में और इवेपोरेटर साइड में, वो सेकेंडरी सिस्टम उसको बोलते हैं हम, और उसमें चिल्ड वाटर का यूज करते हैं। जैसे जो प्राइमरी सिस्टम होता है जिसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है उसको हम रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं, और चिल्ड वाटर जो सेकेंडरी सिस्टम में फ्लो होता है उसको हम पंप के थ्रू बिल्डिंग में फ्लो कराते हैं। और नॉर्मल जो एसी होता है उसमें रेफ्रिजरेंट होता है जो कि रेफ्रिजरेशन साइकिल के बेस पे काम करता है। उसमें जो भी एक साइकिल बनता है कंप्रेसर, एक्सपेंशन डिवाइस, इवेपोरेटर और कंडेंसर को लेके, और पाइप में भी रेफ्रिजरेंट होता है। और चिलर सिलेक्शन देखते हैं। चिलर सिलेक्शन कैसे करते हैं हम। जो चिलर सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें हीट लोड करना होता है। हैप सॉफ्टवेयर या E20 या फिर दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करके
उसके बाद हमें मशीन सिलेक्शन करना होता है। मशीन सिलेक्शन, आपको जो मशीन लगाना है वो मशीन सेलेक्ट करेंगे आप रूम बाय रूम और स्पेस बाय स्पेस। उसके बाद आपको जो भी टनेज मिलेगा या फिर जो भी जीपीएम आपको मिलेगा उस बेस पे आप चिलर को सेलेक्ट करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं चिलर सेलेक्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये एफसीयू है 10 टन का एफसीयू है। इसमें ये चिल्ड वाटर सप्लाई हो गया और ये चिल्ड वाटर रिटर्न हो गया, जिसमें चिल्ड वाटर सप्लाई हमारा 45 डिग्री फ़ारेनहाइट है और रिटर्न 55 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और तो इसका डेल्टा टी हो गया मेरा 10 डिग्री। और जब एफसीयू हमें मिल गया 10 टन का तो हम उसका जीपीएम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जीपीएम कैलकुलेशन का फार्मूला TR × 24 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है। तो इसका जीपीएम आ गया 24 जीपीएम गैलन पर मिनट। वैसे ही ये एक और एफसीयू है जो 50 टन का है, उसके सप्लाई और रिटर्न का टेम्परेचर 45 और 55 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेम इसका जीपीएम हम कैलकुलेट कर लेंगे, 120 जीपीएम हो गया। फिर इन दोनों एफसीयू को हम पाइपिंग के द्वारा कनेक्ट कर देंगे चिलर से। ऐसे एक कनेक्शन होता है, एग्जांपल है। मैं चिल वाटर पाइप डिज़ाइन पे एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे चिल वाटर पाइप का सिलेक्शन और साइजिंग करते हैं। तो ये हम एक सिलेक्ट कर लिए। आपको एयर कूल्ड चिलर सिलेक्शन करना है या वाटर कूल्ड चिलर सिलेक्ट करना है, वो आप इस टनेज और जीपीएम पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें मिला अभी फ्लो एक 144 जीपीएम और चिलर टनेज है 60 टन। तो हम 60 टन का एक चिलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कस्टमर बोलता है कि मुझे एक स्टैंड बाई भी चाहिए तो आप 60 टन का 2 चिलर सेलेक्ट कर सकते हैं, एक वर्किंग और एक स्टैंड बाई। अगर एक ख़राब हो जाता है तो हम स्टैंड बाई से हमें 100% कूलिंग मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आप कमेंट करके बताओ कि आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब देखते हैं चिल्ड वाटर पाइपिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ चिल्ड वाटर पाइप, कितने तरह के पाइप्स होते हैं। चिल्ड वाटर कॉपर का पाइप होता है, स्टेनलेस स्टील का पाइप होता है, माइल्ड स्टील होता है, ब्लैक स्टील होता है, कास्ट आयरन का पाइप होता है, नायलॉन का भी पाइप होता है। अगर आप इन पाइप के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च करके इनके बारे में एक एक करके जान सकते हैं। अगर आप को इस टॉपिक पे वीडियोस बनाते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चिल वाटर पाइप। 2 तरह के होते हैं बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरर बनाता है जो उसके अकॉर्डिंग 2 तरह के चिल वाटर पाइप्स होते हैं। एक तो बेल्डेड पाइप होता है जो बिल्डिंग करके बनाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े को 2-2 मीटर 4-4 मीटर ऐसे जोड़ के हम 100 मीटर का पाइप बना लेंगे। और एक होता है सीमलेस पाइप। सीमलेस पाइप मतलब जिसमें बिल्डिंग जॉइंट नहीं होता है, जैसे कि आप इस वीडियो में आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये बिल्डिंग करके ये पाइप बनाया हुआ है, बिल्डेड पाइप है और ये सीमलेस पाइप है। इसमें आपको एक भी जॉइंट नहीं मिलेगा, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो या फिर ये सर्कुलर जो बिल्डिंग किया हुआ है उस तरह का कोई भी जॉइंट नहीं है सीमलेस पाइप में। नेक्स्ट टॉपिक है इंसुलेशन फॉर चिल वाटर पाइप। अब चिल वाटर पाइप में इंसुलेशन हम क्यों करते हैं? हम पाइप और डक्ट में इसलिए इंसुलेशन करते हैं ताकि हीट लॉस से बच सके, हीट लॉस को अवॉइड कर सकें और कंडेंसेशन को रोकने के लिए भी इंसुलेशन किया जाता है हाई टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से। क्योंकि जो चिल वाटर पाइप होता है उसमें टेम्परेचर 60 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस होता है और आउटसाइड टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होता है। तो काफ़ी बड़ा डेल्टा टी मिल रहा है। तो इस डेल्टा टी की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कंडेंसेशन होने लगता है, जिससे हीट लॉस और कूलिंग लॉस होता है। वी डू इंसुलेशन इनसाइड एंड आउटसाइड बिल्डिंग। तो आउटसाइड और इनसाइड दोनों
इंसुलेशन किया जाता है। तो बेस्ड ऑन पाइप साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज के लिए अलग अलग इंसुलेशन थिकनेस आता है। 2 इंच के लिए 40 mm का, 3 इंच के लिए 50 mm, 3 इंटू 8 इंच के लिए 63 mm का, और 8 इंच के ऊपर के पाइप के लिए 75 mm का इंसुलेशन लगाते हैं। अब इंसुलेशन का भी अलग अलग टाइप होता है। फाइबर ग्लास इंसुलेशन होता है, नाइट्राइल इंसुलेशन होता है। तो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं इंसुलेशन, किस एप्लीकेशन के लिए किस टाइप का इंसुलेशन का यूज करना है। नेक्स्ट हमारा आ गया चिल्ड वाटर वाल्व्स। सो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट और यूजेज देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वाल्व्स। सो यूज और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत तरह के वाल्व्स होते हैं। गेट वाल्व होता है, गेट वाल्व का इस्तेमाल ऑन ऑफ के लिए करते हैं। बॉल वाल्व के भी यूज हम ऑन ऑफ के लिए करते हैं, वाटर को रोकने के लिए या फिर स्टार्ट करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए। बॉल वाल्व का यूज हम छोटे डायमीटर पाइप के लिए करते हैं और गेट वाल्व का यूज बड़े डायमीटर के पाइप्स के लिए करते हैं। चेक वाल्व हो गया, चेक वाल्व को NRV भी बोलते हैं, नॉन रिटर्निंग वाल्व। इसका यूज ये चेक वाल्व हम पंप के डिस्चार्ज पे लगाते हैं ताकि जो पंप डिस्चार्ज कर रहा है वो बैक फ्लो ना हो। फिर बटरफ्लाई वाल्व हो गया, बटरफ्लाई वाल्व का भी यूज हम वाटर को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए, वाटर के फ्लो को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा बैलेंसिंग वाल्व। बैलेंसिंग वाल्व का यूज हम चिल वाटर पाइप में वाटर को बैलेंस करने के लिए करते हैं, जो मैनुअली होता है। फिर आ गया वायर स्ट्रेनर। वायर स्ट्रेनर का यूज हम इसलिए करते हैं कि जो भी वाटर में डर्ट डस्ट वगैरह है उसको ये छान लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर हम उसको वहाँ से निकाल के फेंक देते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा कंट्रोल वाल्व। 2-वे कंट्रोल वाल्व और 3-वे कंट्रोल वाल्व और मोटर ऑपरेटेड MOV भी लगाते हैं कई जगह, जो कि जिसमें एक्चुएटर लगा होता है और एक्चुएटर के थ्रू हम वाटर को फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, अलग अलग तरीके का वाल्व दे रखा है। ग्लोब वाल्व, गेट वाल्व, बॉल वाल्व, ये चेक वाल्व है, ये स्ट्रेनर है, ये बटरफ्लाई वाल्व है। सो बेस्ड ऑन फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग वाल्व का यूज होता है। जैसे आइसोलेशन के लिए हम कौन कौन से वाल्व का यूज करते हैं? गेट वाल्व, बॉल वाल्व, प्लग वाल्व, पिस्टन वाल्व, डायफ्राम वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व। रेगुलेशन के लिए हम ग्लोब वाल्व, नीडल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व। बटरफ्लाई वाल्व में एक्चुएटर लग जाता है, फिर हम उसको रेगुलेशन के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया रिलीफ वाल्व में प्रेशर रिलीफ वाल्व। नॉन रिटर्निंग वाल्व में आ गया चेक वाल्व, स्विंग चेक वाल्व। तो स्पेशल पर्पस के लिए हो गया मल्टीपोर्ट वाल्व, फ्लोट वाल्व, नाइफ गेट वाल्व। अलग अलग बहुत सारे वाल्व्स होते हैं, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं गूगल से। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं मैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि GPM कैलकुलेशन कैसे करते हैं FCU और HU का। GPM का फुल फॉर्म होता है गैलन पर मिनट, जो कि वाटर क्वांटिटी होता है। तो HU और FCU के बारे में हम देखेंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल फार्मूला जानेंगे और एक एग्जांपल भी मैंने करके दिखाऊंगा एग्जांपल, और कि अगर 10 टन का या 20 टन का HU या FCU हो तो उसका GPM कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, चिल वाटर FCU है ये, और सेकंड ये HU दिख रहा है। ये FCU का पाइपिंग कनेक्शन है और ये HU का पाइपिंग कनेक्शन है। ये
एफसीयू का कूलिंग कॉइल डिटेल दिखा रखा है। एफसीयू या एएचयू दोनों का कूलिंग कॉइल सेम ही होता है, वो एज पर कैपेसिटी वेरी कर जाता है। तो चिल वाटर सप्लाई इधर से आया और चिल वाटर रिटर्न यहाँ से होके चला जाता है चिलर में। तो जब भी वाटर फ्लो होता है कूलिंग कॉइल से होके, तो वो उसमें डिपेंड करता है वो फ्लो पे और वेलोसिटी पे। फ्लो होता है जीपीएम गैलन पर मिनट और वेलोसिटी जो होता है एफपीएस होता है फीट पर सेकंड। तो जैसे ये एफसीयू दिख रहा है आपको, यहाँ से कूलिंग कॉइल से यहाँ से सप्लाई वाटर आया, कूलिंग किया और ये फिर यहाँ से रिटर्न वाटर चला जाता है चिलर में। तो जीपीएम का जो फार्मूला होता है TR × 24 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा टी चिल वाटर सप्लाई और चिल वाटर रिटर्न का जो डिफरेंस है वो डेल्टा टी होता है। वेयर TR इक्वल टू टनेज ऑफ एचयू और एफसीयू। तो जितने भी टन का एचयू या एफसीयू हो उसका आपको जीपीएम कैलकुलेशन करना है, तो आपको उसका टनेज पता होना चाहिए। और डेल्टा टी हो गया चिल वाटर रिटर्न माइनस चिल वाटर सप्लाई। तो रिटर्न का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सप्लाई का टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि हमें रूम को कूल करना है। CSWR का फुल फॉर्म होता है चिल वाटर रिटर्न फ्रॉम एचयू और एफसीयू। एचयू और एफसीयू से जो रिटर्न वाटर जा रहा है, और चिल वाटर सप्लाई टू सीयू और एचयू में आ रहा है। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक 10 टन का एचयू है और एफसीयू है, कुछ भी बोल लीजिए आप। मैं यहाँ एफसीयू मैंने लिखा है तो एफसीयू है, एफसीयू का कूलिंग कॉइल है। ये इसका सप्लाई वाटर एरो शो कर रहा है, ये रिटर्न का शो कर रहा है। और सप्लाई का जो टेम्परेचर होता है वो 6 डिग्री सेल्सियस और रिटर्न का होता है 14 डिग्री सेल्सियस। वो एज पर कैपेसिटी और एज पर डिज़ाइन ये वेरी कर सकता है। तो अगर फ़ारेनहाइट में इसको चेंज करें तो 42.8 डिग्री फ़ारेनहाइट और 57.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं। अब डेल्टा टी हमें चाहिए फार्मूला में, जो कि TR × 24 बाई डेल्टा टी होता है। और डेल्टा टी निकालेंगे चिल वाटर रिटर्न माइनस चिल वाटर सप्लाई। अब रिटर्न का टेम्परेचर माइनस सप्लाई का टेम्परेचर, ये मेरा आ गया 14.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम जीपीएम निकालेंगे। जीपीएम का फार्मूला आप सबको पता है, TR × 24 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो TR × 24 डिवाइडेड बाई 14.4, ये आ जाएगा 17। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे चिल्ड वाटर पाइप साइजिंग के बारे में। तो पूरा पाइप डिज़ाइन करके मैं दिखाऊंगा ऑटोकैड में कैसे साइजिंग करते हैं जीपीएम के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं चिल्ड वाटर पाइप डिज़ाइनिंग। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। So as per SRA handbook, chill water pipe sizing design criteria is, एक तो वेलोसिटी लिमिट होता है और दूसरा हम करते हैं प्रेशर ड्रॉप पे। तो ये दो क्राइटेरिया है जिस पे हम पाइप साइजिंग करते हैं। तो पाइप साइज बिलो 50 mm और 2 इंच, उसमें हम वेलोसिटी लेते हैं 4 FPS। 2 इंच पाइप में या 50 mm पाइप में वेलोसिटी जो है 4 FPS से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और प्रेशर ड्रॉप 4 फीट ऑफ वाटर पर 100 फीट एवं 50 mm। और 2 इंच पाइप के ऊपर हम 4 फीट ऑफ वाटर पर 100 फीट लेते हैं। बट इसमें क्या है, एक और नोट है हमारा, वेलोसिटी इन एक्सेस ऑफ 4 FPS कैन बी यूज इन पाइपिंग लार्जर साइज। अगर पाइप साइज अगर 2 इंच से ज़्यादा है और आप प्रेशर ड्रॉप को फॉलो कर रहे हो 4 फीट ऑफ वाटर पर 100 फीट, तो एज पर एसरे अगर उस पाइप साइज पे 4 फीट ऑफ वाटर 100 फीट पे अगर
वेलोसिटी उसका 4 FPS से ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल अगर 6, 7, 8 जो भी FPS आता है तो वो मैनेजेबल है। सो चलिए देखते हैं अब मैं एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा पाइप साइजिंग के लिए। तो आइए देखते हैं, ऑटोकैड पे चलते हैं, मैं ऑटोकैड पे पूरा डिटेल दिखाता हूँ आपको। ये हमारा एक लेआउट है जिसमें हम पाइप साइजिंग करने वाले हैं, जिसमें आपको ये दिखा रखा है बेडरूम 1 है, बेडरूम 2 है, बेडरूम 3, फिर बेडरूम 4, फिर 5 ये मास्टर बेडरूम है, और ये एक हॉल दिखा रखा है। तो इन सारे बेडरूम्स में एक एक एफसीयू लगा हुआ है, और ये इस हॉल में 3 एफसीयू लगा हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे एफसीयू लगा है और एक यहाँ पे एफसीयू लगा है। तो इसमें कोई भी हॉट पॉकेट नहीं बनेगा इस तरह से लोकेशन चूज करने से, क्योंकि ये फॉलो करेगा तो 15-20 फीट जो भी इसका डिज़ाइन पीएम होगा माउथ का, उसके हिसाब से तो ये तीनों यहाँ तक हवा को थ्रो कर सकता है। तो आइए देखते हैं सारे एफसीयू का रूम्स बाय रूम्स कितना जीपीएम है, उस जीपीएम के अकॉर्डिंग हम पाइप साइज करेंगे। तो बेडरूम वन में एफसीयू 1 है और 20 जीपीएम का है। तो फटाफट सारे जीपीएम को हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो बेडरूम 1 में हमारा है 20 जीपीएम, उसके बाद बेडरूम 2 में 20 जीपीएम, 3 में 15, बेडरूम 2 में 20 जीपीएम, बेडरूम 3 में 15 जीपीएम, 15 जीपीएम। और जीपीएम आपको लग रहा होगा कहाँ से आया होगा, तो जीपीएम हम कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रॉपर हीट लोड करना होता है। और अगर आप किसी को हीट लोड नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, मैं हीट लोड पे प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको हीट लोड एकदम समझ में आ जाएगा और कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। आपको मैं E20 फॉर्म में हीट लोड करके सिखा दूंगा, फिर हैप में भी बता दूंगा, और एक ऐसे नॉर्मल एक्सेल सीट मेरे पास है, उस एक्सेल सीट में भी हीट लोड करके सिखा सकता हूँ आपको एकदम इजी वे में, आसान तरीके से, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं बेडरूम 5 में, मास्टर बेडरूम में है हमारा 30 जीपीएम, मास्टर बेडरूम में 30 जीपीएम हो गया। फिर हॉल में हमारा एफसीयू 6, 7 और 8 है, 60 जीपीएम है। तो हम 20-20 जीपीएम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 20-20 जीपीएम के 3 एफसीयू यहाँ पे लगा देते हैं। तो 20 जीपीएम ये हो गया, जीपीएम ये हो गया, और 20 जीपीएम यहाँ पे हो गया। तो जीपीएम तो हमने रूम के अकॉर्डिंग लगा दिया। अब पाइप साइजिंग निकालने के लिए आपको ज़रूरत होता है पाइप साइजर का। सो पाइप साइजिंग निकालने के लिए आपको इन दो चीज़ों का ज़रूरत पड़ने वाला है, एक पाइप साइजर का और एक कन्वर्टर का। कन्वर्टर तो आप कन्वर्ट कर ही सकते हैं, अगर आपको कन्वर्जन आता है सही से तो कर सकते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। अगर मैं इन पाइप साइजर और कन्वर्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऑटोकैड फाइल भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो पाइप साइजिंग निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक ये पाइप साइजर होता है। सो पाइपिंग के लिए जो टिल वाटर पाइपिंग के लिए जो शेड्यूल होता है, शेड्यूल 40 और शेड्यूल 80 का पाइप होता है। बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं, तो स्टेनलेस स्टील में शेड्यूल 40 पाइप हम यूज करते हैं। अगर आप शेड्यूल 40-80 के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। शेड्यूल 40 में क्या होता है कि पाइप का थिकनेस, सेम डायमीटर में पाइप का थिकनेस कम होता है, और शेड्यूल 80 में क्या होता है कि अगर पाइप
पाइप डायमीटर सेम है, पाइप साइज सेम है, लेकिन उसका थिकनेस ज़्यादा होता है। तो शेड्यूल 80 हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हाई प्रेशर का यूज, गैस वगैरह का यूज करते हैं वहाँ पे 80, लेकिन चिल वाटर में हम शेड्यूल 40 का ही यूज करते हैं। तो आपका यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे आप, पाइप साइज हर चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, आउटसाइड डायमीटर, वॉल थिकनेस, इनसाइड डायमीटर, जो भी आप पाइप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे उसका सारा स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। और जो हम लोग एज पर एसरे बात कर रहे थे, फीट पर सेकेंड और हेड लॉस फुट पर 100 फीट। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आपको सेलेक्ट करना है 2 इंच का पाइप, तो यहाँ पे दे रखा है 2 इंच पाइप में हम 35 जीपीएम फ्लो कर सकते हैं। सो हम चेक करते हैं 35 के हम इस पाइप से 40 जीपीएम हम फ्लो करा सकते हैं या नहीं। तो 40 जीपीएम हमने यहाँ पे डाल दिया। तो 2 इंच पाइप है। अब 2 इंच पाइप में जो क्राइटेरिया था आपका, 2 इंच पाइप में था कि 4 FPS से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो अभी तक एक्सीड तो नहीं हुआ, 3.82 है, तो हम एक और बढ़ा के देखते हैं 4.02। अब यहाँ पे देखिए 3.92 फीट पर सेकेंड है। तो हम 40 जीपीएम मैक्सिमम इस पाइप से फ्लो करा सकते हैं। सेम वैसे ही अगर 3 इंच का पाइप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम हाईएस्ट वो यूएस जीपीएम दे रखा है 103 इंच है। 3 इंच पाइप मतलब 2 इंच से ज़्यादा है। तो 2 इंच से ज़्यादा है तो वेलोसिटी तो एक्सीड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम कितना मैक्सिमम फ्लो करा सकते हैं, तो 110 मान लिखा, 130, 130 देखिए। तो अब 2 इंच से बड़े वाले डायमीटर वाले पाइप में क्या होता है कि हेड लॉस हम देखते हैं तो 3.989 फीट पर 100 फीट। अगर हम 130 को 131 कर देते हैं तो ये 4 एक्सीड हो गया, ये 4 फीट। तो हमें 4 फीट से ऊपर नहीं जाना है, तो हम 130 जीपीएम इस पाइप से फ्लो करा सकते हैं। बट इसमें आप देख रहे होंगे कि फ्लूइड वेलोसिटी जो है 5.64 फीट पर सेकेंड हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे खुद कहता है कि अगर पाइप साइज अगर 2 इंच से ज़्यादा है तो उसमें हमें प्रेशर ड्रॉप को फॉलो करना है। उसमें अगर वेलोसिटी एक्सीड भी हो रहा है 4 FPS से तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैनेजेबल है। तो आइए देखते हैं हमारा टोटल जीपीएम कितना था, 160 जीपीएम। तो मैं करके दिखाता हूँ एक एक करके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए कि मेरा मेन हेडर यहाँ पे चल रहा है पाइप का। तो पाइप में एक सप्लाई का पाइप होता है और एक रिटर्न का पाइप होता है। तो इसको कॉपी करके एक रिटर्न का पाइप भी बना लेते हैं। अब सप्लाई का पाइप बन गया और एक रिटर्न का पाइप बन गया। तो चिल वाटर सप्लाई और रिटर्न 2 पाइप हमने बना दिया यहाँ पे। इसका कलर चेंज कर देते हैं, क्या नहीं लग रहा है। तो एक सप्लाई का पाइप बन गया, एक रिटर्न का पाइप बन गया। तो इसको हम डिनोट भी कर देते हैं। इसको हम लिख देते हैं चिल्ड वाटर सप्लाई, चिल वाटर सप्लाई पाइप हो गया। और ये हो गया चिल वाटर रिटर्न। इसको मैच कर देते हैं हम, सेम कलर का टेक्स्ट। तो ये तो मेन हेडर चल रहा है, कोई बात नहीं। अब हमें यहाँ से अपना पाइप निकालना है। तो पाइप निकालने के लिए हमें जीपीएम देखना होगा। टोटल जीपीएम कितना है इस फ्लैट का, इस एरिया का, तो 160 जीपीएम है। तो हम यहाँ पे अपना जीपीएम 4 इंच का पाइप देखते हैं।
पहले 3.5 इंच के पाइप में देखते हैं या फिर 3 इंच के पाइप में देखते हैं। तो 3 इंच में अगर हम 160 GPM रखते हैं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। 5.8 फीट 100 फीट चला गया ये। तो हम 3.5 इंच का पाइप लेते हैं। अब 3.5 इंच के पाइप में 174 GPM दिखा रहा है कि मैक्सिमम फ्लो करा सकते हैं। तो हमारा तो GPM इससे कम ही है 160। तो हेड लॉस कितना आ रहा है 2.1 और फ्लूइड वेलोसिटी एक्सीड हो रहा है 4 से। कोई बात नहीं, लेकिन 2.1 आ रहा है। परफेक्ट साइज है हमारा 3.5 का। तो हम कन्वर्टर में जाएंगे। तो हम कन्वर्टर में जाते हैं। कन्वर्टर में हमें इंच से mm में चेंज करना है। तो इंच से हम कर देते हैं मिलीमीटर में, मिलीमीटर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 इंच में होता है 25.4 मिलीमीटर। तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3.5, तो 88.9 मिलीमीटर का पाइप हमें चाहिए। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, हमें पाइप साइज क्या मिला 3.5 इंच का, जो कि mm में हो रहा है कितना, इक्वल टू हम कर देंगे 2.54 सॉरी 25.4 88.9। तो 90 mm का हम पाइप ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा पाइप आ रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 90 mm से ज़्यादा, हम चेंज का पाइप यहाँ पे दिखा देते हैं। ये बिल्डिंग में सप्लाई जा रहा था। तो अब हमें यहाँ से चाहिए 90 mm का पाइप। तो एक 90 mm का पाइप हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। इसका ऑफसेट बना लेते हैं 90 mm। कॉपी सप्लाई और रिटर्न का दोनों का पाइप होगा 90 mm। अब इसको एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक। ये एक्सटेंड हो गया। अब इस पाइप को हम रिटर्न के पाइप से मैच कर देते हैं। तो ये मेरा 90 mm का एक पाइप बन गया, मेन हेडर जो बिल्डिंग में इंटर कर रहा है। अब फिर उसके बाद अब हम बेडरूम 1 में आते हैं। अब बेडरूम 1 में हमें 20 GPM का पाइप साइज चाहिए, क्योंकि हमारा FCU 20 GPM है। तो हम आते हैं 1 इंच पाइप में। 1 इंच पाइप में 5.6 GPM होगा, 80 GPM। 2 इंच पाइप में 2 इंच का पाइप यहाँ पे हम लेंगे। 2 इंच में मैक्सिमम 35 GPM जा सकता है। तो एक यहाँ पे हम 2 इंच का पाइप ड्रॉ करते हैं। टू इंच। तो ये मेरा 2 इंच का पाइप हो गया कितना 50 mm। 51 mm का पाइप नहीं आता है, तो हम अप्रॉक्स लेंगे इसका 50 mm का पाइप। तो इसका ऑफसेट कर लेते हैं 50 mm। इसको कॉपी करके रिटर्न का पाइप बना लेते हैं। इसको एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक। इसको मैच करा देते हैं।
50 mm, तो ये एक पाइप हमें तैयार हो गया है। एक यहाँ पे पाइप साइज का टैगिंग भी कर देते हैं। ये पाइप साइज था 160 GPM का, 90 mm का पाइप था जो बिल्डिंग में इंटर कर रहा है। उसके बाद ये 20 GPM का मेरा एक और पाइप था यहाँ पे। तो ये 20 GPM है, तो सेम पाइप साइज हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। 50 mm का ही पाइप यहाँ पे भी आएगा। तो ये सप्लाई हो गया, सप्लाई का पाइप। और फिर हम एक रिटर्न का भी पाइप ड्रॉ कर लेते हैं। रिटर्न के पाइप को यहाँ से हम काट देते हैं इसको। चिल वाटर सप्लाई रिटर्न, ये रिटर्न हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। नॉर्मली इसमें लाइन और एक्सटेंड का ही यूज है, तो आप आसानी से पाइप साइज कर सकते हैं। शायद आपको पता भी लग रहा होगा कि कितना आसान है पाइप साइजिंग करना। बहुत ही आसान है, आराम से कर सकते हैं। ये 20 GPM हो गया। 20 GPM में 50 mm का पाइप ले लिया। अब इसमें क्या है, टोटल 160 GPM था। 160 GPM में से ये 20 GPM निकल गया, तो कितना बचा, 140 GPM। अब फिर 140 GPM के लिए हमें पाइप सेलेक्ट करना होगा। तो देखते हैं, 2.5 इंच के पाइप में, 3 इंच के पाइप में, 3.5 इंच, 140, तो 3.5 इंच का ही पाइप होगा, सेम पाइप साइज होगा। वन 40 GPM और 90 mm का ही पाइप लेते हैं। उसके बाद ये पाइप एक मशीन दिख रहा होगा आपको, तो इसका पाइपिंग हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से निकाल के इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस पाइप को हम कॉपी करते हैं और एक लाइन यहाँ खींच देते हैं ताकि हम पाइप को एक्सटेंड कर सकें। एक्सटेंड, मैं आपको बेसिक चीज़ करके दिखा रहा हूँ। आप रूटिंग सेलेक्ट करने के लिए आप प्रॉपर रूट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा प्रॉपर कि पाइप को कहाँ से किधर से लेके जाना है। तो 20 GPM का ये भी पाइप है, तो इसका भी साइज 50 mm होगा। ट्रिम, लाइन, एक्सटेंड, ऑफसेट, 4-5 कमांड हैं, उन्हीं का मैक्सिमम यूज है। ठीक है, तो 20 GPM, 20 GPM और 20 GPM, 60 GPM निकल गया। तो ये वाला पाइप जो मेरा बचा
वो 100 GPM का बचा। अब 100 GPM, तो अब 100 GPM के लिए हम देखेंगे पाइप साइज क्या होगा। हम 3 इंच का पाइप सेलेक्ट करते हैं। 3 इंच के पाइप में आप 102 102 GPM फ्लो करा सकते हैं मैक्सिमम। तो हमें तो 100 GPM ही फ्लो कराना है, तो हम 3 इंच का पाइप ले सकते हैं। 3 इंच का पाइप अब में कितना होगा, 160 GPM था, लगभग 76, तो 75 का हम, तो हम पाइप साइज कभी भी, जो हमारा ये कैलकुलेशन आ रहा है 76.2, तो हम 75 का पाइप नहीं ले सकते हैं। हमें जब भी लेना है इससे बढ़ा के ही लेना है, क्योंकि आपको मार्केट में 76 का पाइप नहीं मिलेगा। सेम वैसे ही हम जो यहाँ पे 90 का पाइप बनाए थे, वो 90 का पाइप हमें नहीं मिलता है मार्केट में, 4 इंच का पाइप मिलता है। तो हम इस पाइप को हम 100 कर देंगे, क्योंकि 90 का पाइप आपको नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड जो होता है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं वो लोग पाइप। तो यहाँ पे ये पाइप साइज मेरा कितना आ रहा है, 76 आ रहा है। तो 80 का पाइप आता है मार्केट में, तो हमें 80 का पाइप सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे 80 का पाइप सेलेक्ट कर लेंगे। और ये कितना GPM था, 100 GPM। अब 100 GPM में से फिर हमें कितना GPM निकालना है, यहाँ पे ये 15 GPM था रूम नंबर 4 में। तो फिर हमें 15 GPM निकालना है, तो हम ये पाइप कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब 15 GPM के लिए पाइप साइजिंग क्या होना चाहिए, 15 GPM, तो हम आएंगे फिर से एक एक करके पाइप सिलेक्ट करेंगे। 1.5 इंच, 2 इंच, 1.5 इंच, तो 15 GPM ये दिखा रखा है 1.5 इंच के पाइप में। तो 1.5 इंच का पाइप कितना हुआ, 1.5 इंच का पाइप है, तो 38 आ गया। तो हम 40 का यहाँ पे पाइप लेंगे, 40 का पाइप मिलता है। तो ये जो पाइप साइज होगा, यहाँ पे पाइप साइज होगा 15 GPM, 40 का पाइप। सेम इसका भी टाइप कर देते हैं, 20 GPM, 50 पाइप साइज को टैग करते चलिएगा तो आसानी रहेगा, आपको पता चलेगा कितना GPM निकल गया, कितना GPM रिमेनिंग है। तो अब 100 GPM हो गया। अब 100 GPM में से फिर मेरा 15 GPM निकल गया। इस पाइप साइज को बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक टेपर पीस बनाना पड़ता है। जैसे वहाँ से जो रिमूव हुआ था पाइप साइज, ये वाला पाइप, फिर यहाँ पे एक हमारा रिड्यूसर आएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। हम लोग को अभी रिड्यूसर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग नॉर्मली एक पाइप साइजिंग सीख रहे हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, तो एक यहाँ पे लिख दीजिए T, इसका साइजिंग कम कर देते हैं, कुछ बड़ा ही दिख रहा है ये, तो इसका साइज हम फिर से कम कर देते हैं, 50 कर देते हैं। फिफ्टी कर देते हैं। अच्छा चलिए रन देते हैं इसे। यहाँ पे टेपर हो गया। ये टेपर को ऐसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं।
इसको बार बार ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये टेपर हो गया है कि यहाँ पे सेम हम लोग यहाँ भी एक टेपर बनाए थे। तो एक यहाँ भी टेपर लगेगा, रिड्यूसर जिसको बोलते हैं टेपर और रिड्यूसर। फिर 100 GPM में से फिर 15 GPM निकल गया। उसके बाद अब 80 GPM के लिए हम ये वाला पाइप जो आया, यहाँ पे जो पाइप बचा हमारा 80 GPM, तो चेक करते हैं 80 GPM के का पाइप 3 इंच, 2.5 इंच में 56 GPM है और 3 इंच में 102 GPM है। तो 102 से कम है 80 GPM, तो हम यहाँ पे भी 80 mm का ही पाइप लेंगे 80 GPM के लिए। फिर उसके बाद एक और पाइप 15 GPM का हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 15 GPM का सेम ही पाइप होगा, सेम साइज 40 mm। तो 40 mm का एक पाइप यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद 18 GPM में से 15 GPM निकल गया, तो बचेगा हमारा 65 GPM। 65 GPM। अब 65 GPM के लिए पाइप सेलेक्ट करेंगे हम। तो 3.5 इंच में 3 इंच में 102, फिर 2.5 इंच में हम चेक करते हैं 56, लेकिन हमें 65 GPM चाहिए। तो हम पाइप साइज बढ़ाते हैं 102। इसके लिए 65 GPM में 1.1 फीट पर 100 फीट और 2.82 वेलोसिटी पर सेकेंड हो गया। तो 80 mm का ही पाइप इसमें भी सिलेक्ट करेंगे, सेम पाइप साइज होगा। उसके बाद एक FCU यहाँ पे है 3 इंच 20 GPM का। तो 20 GPM का पाइप साइज कितना था हमारे पास पहले, ये वाला पाइप साइज 50 mm 20 GPM के लिए। सेम वैसे जैसा हमने पहले सेलेक्ट किया था 20 GPM, तो यहाँ पे पाइप साइज हम सेलेक्ट करके फिर से बता देते हैं आपको। तो 20 GPM में 2 इंच के पाइप में 35 mm, 2 इंच के पाइप में मैक्सिमम दिखा रहा है कि 35 GPM फ्लो करा सकते हैं। और 2 इंच से नीचे है 1.5 इंच के, तो 1.5 इंच के पाइप में 18 GPM जा रहा है, लेकिन हमें चाहिए 20 GPM। तो हम पाइप साइज फिर से बढ़ा के चेक करेंगे, हम 35 GPM में आ गया, तो हमें तो 20 GPM ही चाहिए। तो आप हेड लॉस 0.8 फीट पर 100 फीट और फुट पर सेकेंड। अब पाइप साइज 2 इंच है या 2 इंच से कम है, तो हम फुट पर सेकेंड पर देखेंगे। तो फुट पर सेकेंड 4 से कम है, तो परफेक्ट पाइप साइज है ये, हम ले सकते हैं 50 mm। 2 इंच 50 mm पाइप साइज यहाँ पे हो गया। अब आ गया 65 mm, सॉरी 65 GPM। अब 65 GPM में से 20 GPM और निकल गया। तो यहाँ पे 20 GPM और निकल गया, फिर बचा कितना 45 GPM। 45 GPM। अब 45 GPM में एक FCU था हमारा मास्टर, 45 GPM बच गया है। तो कितना था सर, यहाँ पे 25, ये 25 GPM है और ये 20 GPM। तो 2 मशीन बच गया है। तो हम क्या करेंगे, 20 GPM इस मशीन को दे देंगे। हमें पाइप लेके आना है इस मशीन के लिए। तो एक पाइप ड्रॉ कर लेते हैं जो कि पीछे वाले मशीन को जाएगा।
तो यहाँ पे पाइप बन गया। अब 20 GPM के लिए हमें सेम पाइप साइज चाहिए होगा, ये 50 mm का पाइप साइज। तो यहाँ पे एक 50 mm का पाइप साइज हम ड्रॉ कर लेते हैं, ऑफसेट कर देते हैं 50 mm, ठीक है। उसके बाद इस पाइप को कॉपी कर लेते हैं, इसको बाहर जो निकल रहा है इसको कर देते हैं मूव। अब इसको कर देते हैं इस पाइप को ट्रिम। इस पाइप को कर दीजिए ट्रिम। ये 50 mm का पाइप बन गया 20 GPM के लिए। अब फिर बचा मेरा मशीन के बाद ये वाला जो पाइप बचा 25 mm, 25 mm नहीं भाई साहब, 25 GPM, 25 GPM। अब 25 GPM के लिए हम पाइप साइज सेलेक्ट करेंगे। तो 2 इंच का पाइप में 35 हम फ्लो कर सकते हैं मैक्सिमम। तो अब मेरा तो 25 GPM ही है, तो 2 इंच और लेस देन 2 इंच हम फ्लूइड वेलोसिटी को फ्लो करेंगे फीट पर सेकेंड 2.93। तो 25 mm का पाइप होगा, तो एक 25 mm का पाइप हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये रिड्यूसर यहाँ भी लग जाएगा, ये रिड्यूसर यहाँ भी लग जाएगा। 100 से 80 सॉरी, ये सारा पाइप साइज सेम ही है, तो कोई रिड्यूसर का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें रिड्यूसर लगाना है यहाँ पे, तो हम इसको कर लेते हैं रोटेट, और फिर इसको कर लेते हैं मूव। अब यहाँ पे हम लगा देंगे रिड्यूसर। ये रिड्यूसर लग गया। अब ये वाला पाइप जो है 25 GPM के लिए हम पाइप सेलेक्ट कर लेंगे 2 इंच का। 2 इंच का बोले तो 50 mm का पाइप। अब ये 50 mm का पाइप आएगा इस तरीके से, इस रूम में इंटर करेगा और इस रूम से इस मशीन को कनेक्ट कर लिया। 50 mm का पाइप है, 50 mm का ऑफसेट मार देंगे। इस पाइप को कॉपी करते हैं, इसको कर देते हैं एक्सटेंड, फिर EX, इसको कर देते हैं एक्सटेंड, इस पाइप को इधर खींच देते हैं। अब इसको सेम पाइप के कलर से इसको मैच करा देते हैं। ये पाइप बन गया मेरा 50 mm का पाइप। 25 GPM रिमेनिंग रह गया था, तो 25 GPM का एक लास्ट पाइप मैंने बना लिया। तो इस तरीके से आप पाइप साइजिंग कर सकते हैं। देखें कितना आसान है पाइप साइजिंग करना। आप आराम से पाइप साइजिंग निकाल सकते हैं और यहाँ पे टेपर बना सकते हैं। टेपर अगर बनाना हो आपको तो टेपर, क्योंकि साइड पे टेपर बनाना पड़ता है, रिड्यूसर जिसको बोलते हैं। और इस पाइप साइज को आप, जैसे ये अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सा, तो इसको आप फिलेट भी कर सकते हैं, जिससे आप बेंड जो लगाते हैं आप इस तरीके से इसको नाइन्टी डिग्री एल्बो लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है एल्बो बना देने से।
इस तरीके से आप एल्बो बना सकते हैं फिलेट कर करके। शायद आपको पाइप साइजिंग समझ में आ गया होगा। नॉर्मली एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं पाइप साइजिंग कैसे करते हैं। तो हमारा टोटल जीपीएम कितना था, 160 जीपीएम। तो 160 जीपीएम में 100 mm का पाइप आ गया। फिर उसके बाद 160 जीपीएम में से 20 जीपीएम माइनस हो गया, फिर बचा 140 जीपीएम। 140 जीपीएम पे भी 100 mm का पाइप है। फिर 140 जीपीएम में से 20 जीपीएम माइनस हो गया। जब फिर 20 जीपीएम माइनस हो गया और ये 20 जीपीएम इधर माइनस हो गया, तो यहाँ पे 100 जीपीएम बच गया। फिर 100 जीपीएम के पाइप आगे बढ़ा, फिर 100 जीपीएम में से 15 जीपीएम कम हो गया, तो 15 जीपीएम हो गया ये आपका 85 जीपीएम। फिर 85 जीपीएम में से 15 जीपीएम फिर से कम हो गया, ये हो गया 65 जीपीएम। फिर 65 जीपीएम में से आप आगे बढ़े, उसके बाद 20 जीपीएम कम हो गया। फिर 65 में से 20 हो गया 45। फिर यहाँ पे 80 mm का ही पाइप है। फिर उसके बाद एक और मशीन है 20 जीपीएम का, तो यहाँ से 20 जीपीएम और माइनस हो गया हमारा, फिर बच गया 25 जीपीएम। फिर 25 जीपीएम का एक पाइप साइज बनाया हमने और इस मशीन को कनेक्ट कर लिया। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको पाइप साइजिंग समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से। तो एक बार मैं और बता देता हूँ पाइप साइजर का यूज करना। पाइप साइजर को यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले कि एसरे का जो एक क्राइटेरिया दे रखा है, 2 इंच और 2 इंच से नीचे वाले पाइप में 4 fps हम वेलोसिटी को फॉलो करते हैं, वेलोसिटी लिमिट। और 2 इंच से ऊपर वाले पाइप में, बड़े डायमीटर पाइप में हम प्रेशर ड्रॉप को फॉलो करते हैं 4 फीट ऑफ वाटर पर 100 फीट। तो वो चीज़ आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये फ्लूइड वेलोसिटी 2 फीट पर सेकेंड और हेड लॉस फीट पर 100 फीट। तो आप मान लीजिए कि आपको 100 जीपीएम चाहिए, तो आप 100 जीपीएम के लिए आपको इसमें पाइप में सेलेक्ट करके देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमने सेलेक्ट कर लिया 16 इंच का पाइप, लेकिन 16 इंच में आपको 5700 जीपीएम चाहिए, मैक्सिमम इतना जीपीएम फ्लो कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि शुरू से एक एक पाइप को हम चेक करेंगे कि किस पाइप का कितना लिमिट है। तो अब 3 इंच का पाइप सेलेक्ट मैंने किया तो 102 जीपीएम है मैक्सिमम 102, 110 भी करके हम चेक कर सकते हैं। तो 2 इंच से बड़ा पाइप है ये, तो हम हेड लॉस देख रहे हैं 2.9 है, और हम 120 जीपीएम कर सकते हैं, 125 जीपीएम कर सकते हैं, 126 जीपीएम, 130 जीपीएम। सो मैक्सिमम 3 इंच के पाइप में हम 130 जीपीएम ले सकते हैं, जो कि हमारा हेड लॉस अभी भी 4 फीट पर 100 फीट के नीचे है। तो ये पाइप साइज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें 100 जीपीएम चाहिए, तो हम 100 जीपीएम यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे हेड लॉस 2.4 आ रहा है और फ्लूइड वेलोसिटी 4.34 फीट पर सेकेंड आ रहा है। तो ये पाइप साइज एकदम परफेक्ट है, ये ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम पाइप साइजिंग करते हैं चिल वाटर का। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका इस चैनल में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंप हेड कैलकुलेशन के बारे में। काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि पंप हेड कैलकुलेशन पे एक वीडियो बनाने के लिए, तो फाइनली मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस पर मैंने काफ़ी मेहनत किया है, तो आप लोग इस वीडियो को देखना शुरू से आखिर तक अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप समझना, ताकि कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि पंप हेड कैलकुलेशन हम करते क्यों हैं। पंप हेड कैलकुलेशन हम इसलिए करते हैं कि जैसे कोई पंप है तो पंप का काम क्या होता है कि लो प्रेशर वाटर को
कंप्रेस करके उसको हाई प्रेशर वाटर में वो बदल देता है, जिससे कि मान लीजिए कि आप पंप रूम आपका ग्राउंड फ्लोर पे है और आपको फोर्थ फ्लोर पे पानी को डिस्चार्ज कराना है। फोर्थ रूम पे जो एचयू लगा हुआ है उसको पानी की ज़रूरत है, मान लीजिए कि 1000 जीपीएम। तो उस जीपीएम को थ्रो करने के लिए फोर्थ फ्लोर तक पंप को जो ताकत चाहिए, उसको जो प्रेशर चाहिए, उसी को हम लोग पंप हेड कैलकुलेशन बोलते हैं। कितना फोर्स से हम उस पानी को हम डिस्चार्ज करें ताकि वो फोर्थ फ्लोर तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 चिलर है, एयर कूल्ड चिलर है, और इससे हमारा ये 3 HU1, HU2 और HU3 कनेक्ट हो रहा है ये पाइपिंग के द्वारा। तो इसको हम लोग बोलते हैं चिल वाटर सप्लाई, जो चिलर से जा रहा है HU में थ्रू पंप, इस सेकेंडरी पंप के द्वारा। ये सेकेंडरी पंप क्या कर रहा है, वाटर को चिलर से लेके सक करके वो डिस्चार्ज कर रहा है HU को। उसके बाद HU से वाटर चला जाता है, रिटर्न एयर जो जाता है चिलर में, रिटर्न एयर वो इस पंप के द्वारा जाता है। तो इस पंप को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पंप। तो यहाँ पे प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। जैसे प्राइमरी पंप क्या करता है, प्राइमरी पंप का काम है कि HU से या फिर बिल्डिंग में जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उससे क्या करता है, वाटर को सक करके, पानी को सक करके वो थ्रो कर देता है चिलर को, वो चिलर को दे देता है। फिर चिलर में रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, उसके थ्रू हीट रिजेक्ट होता है, और फिर कूलिंग होने के बाद इवेपोरेटर में फिर वो वाटर यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद वो जाता है सेकेंडरी पंप के सक्शन पे। अब सेकेंडरी पंप के सक्शन में क्या होता है, फिर यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा हुआ है वो डिस्चार्ज करता है हाई प्रेशर वाटर को, और वो चला जाता है फिर HU के सक्शन में। HU के लिए वो सप्लाई का काम करता है, जिससे फिर हम रूम में ठंडा करते हैं उसको, फिर वो वाटर प्राइमरी पंप से चिलर में जाता है। तो ये साइकिल अगेन एंड अगेन ये रिपीट होते रहता है। फिर इन दोनों के बीच में एक आ जाता है बाईपास लाइन। इस बाईपास लाइन का काम यह है कि मान लीजिए ये 2 चिलर है, 2 चिलर का जीपीएम मान लीजिए कि 1000 जीपीएम है, और किसी टाइम पे अगर 2 ही HU चल रहा है, एक HU बंद है, तो उस केस में क्या होगा कि जितना जीपीएम रिक्वायरमेंट है इन दोनों HU के द्वारा, उतना जीपीएम क्या करता है, ये सक करेगा और बाकी यहाँ से वो बाईपास होके चला जाएगा चिलर में। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी डिटेल वीडियो, तो आपको वहाँ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैंने प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप समझाने के लिए ये बनाया था। तो आइए चलते हैं पंप हेड कैलकुलेशन करते हैं। सो पंप हेड कैलकुलेशन करने के लिए मैंने एक ये डायग्राम बनाया हुआ है, स्कीमेटिक डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये चिलर है 300 टन का। 300 टन, अगर टन को जीपीएम में कैसे चेंज करते हैं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, मैंने पहले वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप देख लीजिए, फिर आपको जीपीएम रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता चल जाएगा। तो 1 टन इक्वल टू होता है 2.4 US GPM। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 300 इंटू 2.4 कर देंगे तो ये जीपीएम निकल के आ गया। तो ऐसे ही मैंने ये जीपीएम कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये पंप का सप्लाई है, सप्लाई लाइन से वाटर जो है वो जाता है सेकेंडरी पंप में। तो यहाँ पे सेकेंडरी पंप लगा हुआ है, वाटर आया यहाँ से, वाटर आने के बाद ये यहाँ पे एक हेडर बन गया। इस हेडर से पानी जो है पंप के सक्शन में जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है सेकेंडरी पंप टू बिल्डिंग HU और FCU। तो यहाँ से HU और FCU में जाता है। फिर पंप क्या करेगा, वाटर को डिस्चार्ज करेगा, हाई प्रेशर वाटर को। फिर वो वाटर आएगा यहाँ पे, एक मेन हेडर चल रहा है, वहाँ से हम सारे HU को सप्लाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं 6 HU है और 50-50 टन का एक HU लगा हुआ है। तो उसको हमने कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से सप्लाई लाइन को। फिर HU से रिटर्न जो वाटर है जो जाएगा प्राइमरी पंप में, प्राइमरी पंप यहाँ लगा हुआ है। ये प्राइमरी पंप क्या करेगा, जब चल तो ये सक करेगा यहाँ सक्शन। तो HU से जो भी रिटर्न एयर आ रहा है HU कॉइल से होते हुए वो प्राइमरी पंप के सक्शन पे आएगा। अब प्राइमरी पंप क्या करेगा, इसको फिर से डिस्चार्ज करेगा। डिस्चार्ज करने के बाद वो
ये चिलर में भेज देगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये एयर कूल्ड चिलर है। वाटर कूल्ड चिलर का अलग फंडा होता है। वाटर कूल्ड चिलर पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें अलग से कूलिंग टावर्स वगैरह होता है। इधर कूलिंग टावर, फिर जो भी हीट रिजेक्ट होता है कंडेंसर के द्वारा वो कूलिंग टावर में हीट रिजेक्ट होता है। तो अब मैंने क्या किया है, जैसे कि ये एक मैंने पाइपिंग कर दिया इसका। पाइपिंग करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं थ्रो हुआ सेकेंडरी पंप से। सेकेंडरी पंप कितना जीपीएम थ्रो कर रहा है, 720 जीपीएम। 720 जीपीएम यहाँ से थ्रो कर दिया। तो यहाँ पे मैंने पाइप साइजिंग इसका कर दिया है, इस पूरे सिस्टम का, स्कीमेटिक का। तो 720 जीपीएम 6 इंच का पाइप चाहिए हमें। और इस यहाँ पे जो अब प्रेशर लॉस है वो 3 फ्रिक्शन लॉस जो है वो 3.347 है। अब ये कैसे आया, इसको निकालने के लिए आप मेरा पुराना वीडियो देखिएगा। मैंने पाइप डिजाइनिंग, चिल वाटर पाइप डिजाइनिंग का एक वीडियो बनाया था, वो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। और वैसे मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। तो 720 जीपीएम हमें चाहिए। तो हम एक एक पाइप को ऐसे चेक करते हैं। 5 इंच में मैक्सिमम 380 जीपीएम है, 6 इंच में है 617 जीपीएम। तो 617 में हम क्या करते हैं कि अपने 720 डाल के देखते हैं। तो आपको क्या शायद क्राइटेरिया याद ही होगा कि 2 इंच पाइप से नीचे हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी के बेस पे पाइप डिजाइन करते हैं 4 FPS पे। और 2 इंच से ज़्यादा अगर पाइप हो तो हम फ्रिक्शन हेड लॉस देखते हैं। फ्रिक्शन लॉस वो 4 फीट पर 100 फीट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर पाइप साइज अगर 2 इंच से ज़्यादा है और आपका हेड लॉस जो है 4 फीट से अंदर है, बट उस पॉइंट पे क्या है कि आपका फ्लूइड वेलोसिटी अगर 4 फीट पर सेकेंड से ज़्यादा भी जा रहा है तो एक्सेप्टेबल है एज पर एस रे। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हेड लॉस आया है 3.347। यहाँ पे वही मैंने यहाँ पे लिख दिया 3.347। इसका यूज हम हेड कैलकुलेशन करेंगे एक्सेल सीट में, मैं वहाँ डालूँगा तो आप वहाँ देखेंगे कैसे इसका यूज करना है। फिर आ जाइए आप, उसके बाद AHU1 लग गया यहाँ पे। अब इस AHU का कैपेसिटी है 50 टन। अब 50 टन को हम जीपीएम में चेंज कर देते हैं। तो 50 इंटू 2.4 120 जीपीएम हो गया। अब इस 720 जीपीएम में से 120 निकल गया तो रिमेनिंग कितना बच गया हमारे पास, 600 जीपीएम। तो सेम 600 जीपीएम 6 इंच का पाइप लगेगा और यहाँ का फ्रिक्शन लॉस है 2.368 हेड लॉस जो है। फिर उसके बाद इस 600 जीपीएम से 120 जीपीएम निकल गया HU2 के लिए। फिर 480 जीपीएम बच गया हमारा, 5 इंच का पाइप है, फ्रिक्शन लॉस ये 3.8 हो गया। उसके बाद 480 जीपीएम से फिर 360 जीपीएम बच गया 120 निकलने के बाद। उसके बाद आ जाइए 360 जीपीएम आ रहा था इस पाइप में। उसके बाद एक और HU मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे HU4। फिर 120 जीपीएम माइनस हो गया यहाँ से, तो बच गया 240 जीपीएम। फिर यहाँ से 240 जीपीएम से 120 जीपीएम और माइनस हो गया यहाँ से, तो फाइनली बच गया 120 जीपीएम जो कि डायरेक्टली यहाँ पे HU6 में जा रहा है ये। तो जो रिमेनिंग जीपीएम बचा हुआ है वो HU6 में आ गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक हेडर लगा हुआ है और हेडर से ये मशीन कनेक्ट है यहाँ से। और फिर मैंने सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया इसको। अब सेक्शन वाइज जब भी आप हेड लॉस कैलकुलेशन निकालेंगे तो पाइप को आप सेक्शन वाइज डिवाइड कर लीजिए ताकि उसका लेंथ डालने में आपको जो भी इक्वलेंट लेंथ डालना है वो डालने में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने जितना भी सेक्शन है वो मैंने कर दिया, जैसे A से B कर दिया, B to C कर दिया, फिर C to D। आप डायमेंशन भी दे सकते हैं सबका ऐसे ही, D to E, E F G H, फिर GH I J K L M N O P Q R यहाँ लास्ट HU तक। तो जब भी हम पंप हेड कैलकुलेशन करते हैं तो हम एकदम अपना लॉन्गेस्ट रूट हमको चूज करना होता है। अगर आप शॉर्ट कोई एकदम मान लीजिए कि आप पाइप डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आपका ये पाइप यहाँ तक आ रहा है, लेकिन आप इसको क्या करेंगे कि इसी HU तक HU1 तक अगर आप काउंट करके छोड़ देते हैं, आप यहीं तक कैलकुलेट करते हैं तो आप पंप जो सेलेक्ट करेंगे वो गलत पंप सेलेक्ट कर लेंगे। जब पंप चलेगा ये सेकेंडरी पंप तो वो पानी को ये लास्ट HU तक थ्रो नहीं कर पाएगा।
तो एक ये पॉइंट याद रखिएगा, जब भी आप पंप हेड कैलकुलेशन करेंगे तो जो सबसे लॉन्गेस्ट पाइप है, फारदेस्ट जिसको बोलते हैं, उसको आपको लेना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट तक आएंगे, ये सप्लाई का। तो सेकेंडरी का जब हम सेकेंडरी पंप का हेड लॉस कैलकुलेशन करेंगे तो इस पॉइंट तक आएंगे। फिर प्राइमरी पंप के लिए हम यहाँ से वापस जाएंगे क्योंकि यहाँ से जो हम रिड्यूसर लगाएंगे वो फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये इनलार्जमेंट होता है। तो अभी हम आगे देखेंगे उसका। फिर यहाँ पे मैंने एक बना रखा है प्राइमरी चिल्ड वाटर पंप कनेक्शन। पंप कनेक्शन क्या क्या होता है, तो पंप का ये वाला जो दिख रहा है चिल्ड वाटर रिटर्न पंप का सक्शन है। सक्शन में एक बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है, 2 प्रेशर गेज है, एक स्ट्रेनर है। दोनों साइड का प्रेशर को मेजर करता है स्ट्रेनर, ताकि जब भी कचरा वगैरह फंस जाता है स्ट्रेनर में तो यहाँ प्रेशर अगर लो हो तो पता चल जाएगा। फिर ये दोनों फ्लेक्सिबल कनेक्शन है। फिर ये प्रेशर गेज लगा हुआ है, आफ्टर डिस्चार्ज प्रेशर हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर ये स्विंग चेक बल्ब लगा हुआ है। चेक बल्ब का काम है कि जब हम डिस्चार्ज करते हैं वाटर वो बैक फ्लो ना करे। फिर यहाँ बैलेंसिंग वाल्व लगा हुआ है। बैलेंसिंग वाल्व का काम है कि वाटर के फ्लो को कंट्रोल करना, कितना जीपीएम हमें यहाँ से भेजना है। फिर एक बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है। फिर ये चिल्ड वाटर सप्लाई यहाँ से चला गया। उसके बाद ये सेकेंडरी चिल वाटर पंप है। सेकेंडरी चिल वाटर पंप में ये चिल वाटर रिटर्न है। इसका रिटर्न मतलब पंप का सक्शन है। सक्शन में सेम बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है, 2 प्रेशर गेज और एक स्टेनर लगा हुआ है। ये फ्लेक्सिबल कनेक्शन है। पंप हो गया, उसके बाद प्रेशर गेज हो गया, फिर चेक वाल्व है। और सेकेंडरी पंप में क्या होता है, एक बाईपास लाइन भी हम डालते हैं। बाईपास लाइन का काम होता है, जब भी इधर से मान लीजिए मोटर ऑपरेटेड वाल्व या बैलेंसिंग वाल्व अगर काम नहीं कर रहा है, या इन केस ऑफ मेंटेनेंस आप ये वाला बटरफ्लाई वाल्व को बंद कर देते हैं तो यहाँ से सप्लाई चला जाता है बिल्डिंग में। उसके बाद ये एचयू कनेक्शन है। एचयू कनेक्शन और फिर फैन यूनिट का कनेक्शन है। तो इसके लिए मैं अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। उसके बाद मैंने क्या किया, ये सेक्शन लेंथ को स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। जैसे सेक्शन लेंथ फॉर सेकेंडरी पंप, ऑल डायमेंशन आर इन मीटर। तो मैंने अभी मीटर में लिखा है, इसको बाद में फीट में चेंज कर लेंगे। तो A to B, B to C कितना है 1 A to B, B to C, C to D। इसी तरह से हम इसको Q to R तक मैंने डायमेंशन को लिख लिया है सेक्शन। फिर हम प्राइमरी पंप के लिए भी सेक्शन लेंथ डाल लेंगे, A B से लेके OP तक। यहाँ A B से लेके OP तक मैंने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद ये आते हैं आपका एक्सेल सीट है, इसी सीट पे हम करेंगे पंप हेड कैलकुलेशन। तो इसमें आइए देख लेते हैं। तो मैंने जो सेक्शन डिटेल बनाया था, यहाँ पे हम लोग सेक्शन डिटेल डालेंगे, किस सेक्शन के बीच का हम लोग करते हैं। फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो गया वाला पार्ट। डिस्क्रिप्शन में अगर एक पाइप हम जा रहा है, मान लीजिए कि ये पाइप है यहाँ से यहाँ तक, तो इस पाइप के बीच में कितना आपका रिड्यूसर है, क्या बाल्ब्स हैं, मतलब जो भी पाइप एसेसरीज लगा हुआ है उसका डिटेल हमें लिखना होता है। फिर हम 1 बाय 1 सबका डिटेल डालेंगे। पाइप साइज इन mm। तो पाइप जो हम जिस सेक्शन का कर रहे हैं उस पाइप का साइज क्या है, इंच में है। उसके बाद उसका लेंथ, उस पाइप का लेंथ कितना है। मान लीजिए कि हम सेक्शन A और L देख रहे हैं, तो इस सेक्शन A से लेके L तक, यहाँ तक इस पाइप का लेंथ कितना है, तो वो लेंथ हम यहाँ पे डाल दिए हैं। और इस लेंथ को फिर आप फीट में चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके 3.28 से। और इसको आप फिर इस सेक्शन में कितना जीपीएम फ्लो हो रहा है, तो 720 जीपीएम फ्लो हो रहा है। इस एचयू से 720 जीपीएम आया पंप के सेक्शन में, पंप क्या कर दिया, उस 720 जीपीएम को डिस्चार्ज कर दिया। तो इस पॉइंट तक मेरा जो जीपीएम है वो 720 जीपीएम ही है। तो यहाँ से एचयू में जाने के बाद वो जीपीएम फिर से कम हो जाएगा। तो ए से एल तक का जो सेक्शन है वहाँ जीपीएम 720 है। और उस 720 पे हम जब पाइपिंग का साइजिंग किए हैं, 6 इंच का पाइप जो आया है, तो उस पे जो फ्रिक्शन लॉस है, हेड लॉस जो है, वो 3.347 जो मैंने करके दिखाया था आपको, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है।
उसके बाद आपको इक्विवेलेंट लेंथ डालना होगा। तो आप जब पाइपिंग का डिटेल डालेंगे तो पाइपिंग में इक्विवेलेंट लेंथ नहीं होता है, पाइप में आपका पाइप का खुद का अपना लेंथ है, उस पाइप का लेंथ लेके डाल सकते हैं। ये पाइप का लेंथ डाल दीजिए पाइप लेंथ में। इक्विवेलेंट लेंथ आपको कहाँ डालना है? इक्विवेलेंट लेंथ डालने के लिए जैसे कोई भी वाल्व पाइप एसेसरीज जो भी हैं, तो आपका जो भी यहाँ पे पाइप एसेसरीज है उसके लिए आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंथ डालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट लेंथ डालने के बाद उसका नंबर ऑफ फिटिंग्स भी डालना पड़ेगा कि अगर बटरफ्लाई वाल्व है तो कितना नंबर है, क्योंकि ये जो टोटल इक्विवेलेंट लेंथ निकलेगा वो इन इक्विवेलेंट लेंथ इनटू नंबर ऑफ फिटिंग्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे जो एक लेंथ दिया हुआ है इस लेंथ को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो देख रहे हैं जैसे I5 और J5, I5 और J5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला इक्विवेलेंट लेंथ ऐड किया हुआ है। उसके बाद आ गया हेड लॉस। हेड लॉस कैसे निकालेंगे? जो भी इक्विवेलेंट लेंथ आया यहाँ पे, ये फ्रिक्शन लॉस हो गया आपका H4 डिवाइडेड बाई K4, H4 डिवाइडेड बाई K4। अब क्या करेंगे कि हेड लॉस कैसे निकलता है? तो हेड लॉस का फॉर्मूला है जो भी आपका फ्रिक्शन लॉस आया हुआ है पाइप का हेड लॉस, उसको डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट लेंथ से और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, फ्रिक्शन लॉस इनटू इक्विवेलेंट लेंथ, उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये आ गया 4.828। ऐसे ही करेंगे। तो हम आइए एक एक करके मैं बताता हूँ अब। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंडरी चिल वाटर पंप हेड लॉस कैलकुलेशन, इसका डिटेल तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब देखिए पाइप, सेक्शन ए और एल के बीच में क्या क्या है। ए और एल के बीच में मेरा एक पाइप है, पाइप लेंथ है, फिर बटरफ्लाई वाल्व है, फिर स्ट्रेनर है, फिर एल्बो है, फिर एनआरबी है और डीआरबी है और मोटर ऑपरेटेड वाल्व हो गया। डीआरबी का फुल फॉर्म है डबल रेगुलेटिंग वाल्व। तो बटरफ्लाई वाल्व किधर है? तो सप्लाई साइड में हमारा सेकेंडरी पंप में आ जाइए। सेकेंडरी पंप में सब देखते हैं हम चिलर जो कनेक्शन है। तो अब यहाँ से क्या कर रहा है, चिलर पानी को सप्लाई करेगा सेकेंडरी पंप को। यहाँ पे आप देख लीजिए बटरफ्लाई वाल्व 1 2 3 4 बटरफ्लाई वाल्व हो गया चिलर में। फिर ये पानी जो आ रहा है सेकेंडरी पंप में, फिर सेकेंडरी पंप में यहाँ पे हम लॉन्ग ये वाला अभी रूट में ले रहा हूँ, तो एक पंप का मैं डिटेल डालूंगा, जितना आएगा सेम बेसिस पे आप तीनों पंप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जीपीएम को डिवाइड करना होता है। तो अभी मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ एक रूट लेके। फिर सेकेंडरी पंप में आ जाइए, फिर 4 वहाँ पे बटरफ्लाई वाल्व था, फिर ये 5 सक्शन का 5 हो गया, 6 7 8, तो ये 8 बटरफ्लाई यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद एक स्ट्रेनर है, एक स्ट्रेनर यहाँ पे है। चिलर के सप्लाई में कोई स्ट्रेनर नहीं है, पंप के सक्शन पे एक स्ट्रेनर है, तो वो स्ट्रेनर मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद एल्बो कितना है, तो ए से एल तक आपको एल्बो देखना है कितना एल्बो है। तो ए से एल तक एक एल्बो है, 1 2 3, एक यहाँ 4 5 6, फिर ये स्ट्रेट हो जाता है, तो 6 एल्बो है, 6 एल्बो एंटर कर दिया। उसके बाद आपको एनआरबी डालना है चेक वाल्व। तो एक चेक वाल्व यहाँ पे दिखा रखा है मैंने। चिलर के सप्लाई पे कोई भी चेक वाल्व नहीं है, पंप के सप्लाई पे एक चेक वाल्व यहाँ पे है, तो एक चेक वाल्व यहाँ पे डाल दिया। फिर आ गया डीआरबी, डबल रेगुलेटिंग वाल्व और बैलेंसिंग वाल्व भी इसको बोलते हैं। तो बैलेंसिंग वाल्व कितना है, चिलर के सप्लाई पे बैलेंसिंग वाल्व एक यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद आपका एक यहाँ पे पंप के डिस्चार्ज पे भी बैलेंसिंग वाल्व लगा हुआ है, 2 बैलेंसिंग वाल्व हो गया। सेम वैसे ही 2 मोटर ऑपरेटेड वाल्व है, एक ये मोटर ऑपरेटेड वाल्व है, एक ये मोटर ऑपरेटेड वाल्व है। तो मोटर ऑपरेटेड वाल्व का काम होता है कि वो एज पर जीपीएम रिक्वायरमेंट वो फ्लो को कंट्रोल करता है भाई। एक्चुएटर लगा हुआ था उसमें। तो आइए इस सेक्शन का हम लोग करते हैं सबसे पहले। तो इस सेक्शन में करने के लिए मैं पाइप ले लिया मैंने, 6 इंच का पाइप है, ए से एल तक। ए से एल तक जो पाइप है 6 इंच है। उसके बाद
इसका लेंथ टोटल है अप्रॉक्स 44 मीटर। तो जैसे आपने यहाँ पे सेक्शन निकाला था ना सबसे सेक्शन डिटेल, तो आप एल तक आप काउंट कीजिएगा, के टू एल तक। तो मैंने काउंट किया, ये टोटल ये 44 मीटर है। तो 44 मीटर को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 3.28 से, तो ये फिट में चेंज हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जीपीएम डाल दिया, 720 जीपीएम है, ए से एल तक के सेक्शन में 720 जीपीएम है। फिर उस जीपीएम को लीटर पर सेकंड में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 720 से। उसके बाद फ्रिक्शन लॉस डाल दिया। तो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए से पॉइंट एल तक हमारा 6 इंच का पाइप है, और 6 इंच का फ्रिक्शन लॉस हेड लॉस है 3.3। तो मैंने ये पूरा हेड लॉस डाल दिया 6 इंच के पाइप में 3.3। ठीक है, सेम वैसे ही। उसके बाद कोई इक्विवेलेंट लेंथ नहीं है पाइपिंग का, फिटिंग्स भी नहीं है इसमें। इस पाइप में ये स्ट्रेट पाइप है, पूरा फिटिंग का डिटेल यहाँ पे डाला हुआ है। फिर इक्विवेलेंट लेंथ क्या, यह I4 इंटू J4, I4 इक्विवेलेंट लेंथ इंटू फिटिंग प्लस ये लेंथ डाल दिया 144। तो 144 यहाँ से आ गया बाई फार्मूला। तो आइए फिर देखते हैं बटरफ्लाई वाल्व। अब बटरफ्लाई वाल्व 6 इंच का पाइपिंग है, इधर जो भी बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है, चाहे वो चिलर का हो पंप का हो, 6 इंच के पाइप में ही लगा हुआ है। उसके बाद बटरफ्लाई वाल्व का कोई लेंथ नहीं है, उसका इक्विवेलेंट लेंथ हम लोग एक चार्ट से देख के डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद 720 जीपीएम फ्लो हो रहा है उस बटरफ्लाई वाल्व से, उसका फ्रिक्शन लॉस 3.34 है। उसके बाद इक्विवेलेंट लेंथ के लिए हमें एक चार्ट ओपन करना पड़ेगा। तो ये चार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, जो भी पाइप एसेसरीज का जो फिटिंग लॉस होता है वो यहाँ पे लॉस दिया हुआ है पर फीट ऑफ पाइप, इक्विवेलेंट फीट ऑफ पाइप। तो अब मेरा क्या था अभी बटरफ्लाई वाल्व, अब बटरफ्लाई वाल्व 6 इंच का था। तो इस चार्ट में हम जाएंगे, इस चार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे बटरफ्लाई कहीं पे नहीं है। बटरफ्लाई वाल्व और गेट वाल्व का फंक्शन सिमिलर ही होता है, तो हम गेट वाल्व का यहाँ पे डाल देते हैं डिटेल। 6 इंच का पाइप है और गेट वाल्व पे हम आएंगे ये 7, यहाँ पे ये देखिए 7 गेट वाल्व। तो इसका इक्विवेलेंट लेंथ डाल दिया मैंने 7, और जो नंबर ऑफ फिटिंग टोटल जो गेट वाल्व था वो 8 गेट वाल्व था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 56 आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये लेंथ भी इसमें इक्वल करना था, ऐड करना था। तो ये 0 है, तो 8 7 56 ये आ गया। 56 आने के बाद ये 1.87 कैसे आ गया, जो भी यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस इंटू इक्विवेलेंट लेंथ डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, तो ये आ गया 1.87। तो 3.347 कर दीजिए, 3.347 इंटू आ गया 56 डिवाइडेड बाई कर दीजिए 100, 1.87। ये 1.87 हेड लॉस आ गया बटरफ्लाई के लिए। सेम स्ट्रेनर के लिए आ गया। ए टू एल वाले पोर्शन में स्ट्रेनर है, 6 इंच का स्ट्रेनर है। कोई इक्विवेलेंट लेंथ इसका नहीं है, लेंथ स्ट्रेनर का जीपीएम 720 जीपीएम ही फ्लो कर रहा है, और उस सेक्शन में फ्रिक्शन लॉस है 3.3, और इक्विवेलेंट लेंथ अब डाल देते हैं इसका स्ट्रेनर का। तो जो स्ट्रेनर हम वाई टाइप स्ट्रेनर लगाए हैं फ्लेंस टाइप, तो फ्लेंस टाइप स्ट्रेनर का यहाँ से 6 इंच का देख के आप यहाँ से इक्विवेलेंट लेंथ इसका डाल दीजिए 110। 6 इंच फ्लेंस टाइप कितना आ रहा है 110, तो यहाँ डाल दीजिए 110। नंबर ऑफ स्ट्रेनर कितना था 1, वैसे ही 110 आ गया। यहाँ पे हेड लॉस निकल के आ गया। पैरेलल आपका हेड लॉस भी निकलता आएगा। आप यहाँ पे इनपुट डालिएगा, आउटपुट निकल के आ जाएगा। फिर आपका आ गया एल्बो। नंबर ऑफ एल्बो कितने थे 6 थे। ये जो भी ये वाला एल्बो दिख रहा है जितना कॉर्नर है, तो 6 एल्बो था, 6 एल्बो है। उसका एल्बो का कोई लेंथ वेंथ नहीं है, उसका हम इक्विवेलेंट लेंथ डालेंगे यहाँ पे। 720 जीपीएम ही फ्लो कर रहा है, फ्रिक्शन लॉस भी 3.3 है। अब 10 कहाँ से आया, अब 10 लाने के लिए आपको जाना है इसी चार्ट के दूसरे पेज पे। अब जैसे कि यहाँ देख रहे हैं फिटिंग लॉसेज इन इक्विवेलेंट फिट ऑफ पाइप, तो स्मूथ बेंड एल्बो है और स्मूथ बेंड टी है। तो हम बेंड देखेंगे। अभी हम स्टैंडर्ड रेडियस वाला एल्बो नहीं लगा रहे हैं, हम लॉन्ग रेडियस वाला एल्बो है। तो हम ये लॉन्ग
अगर आपका रेडियस फैक्ट्री फैब्रिकेटेड अगर स्टैंडर्ड 90 डिग्री एल्बो आ रहा है, लॉन्ग नहीं है, तो ये वाला वैल्यू आप चूज कीजिए। अगर 90 डिग्री लॉन्ग रेडियस है तो ये वाला वैल्यू चूज कीजिए। तो 6 इंच का मेरा पाइप है और ये लॉन्ग रेडियस, तो इक्विवेलेंट लेंथ इसका 10 है। तो यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं 10 और नंबर ऑफ एल्बो 6 था तो ये 60 आ गया। फिर उसका हेड लॉस भी निकल के आ गया यहाँ पे। सेम वैसे ही एनआरवी चेक वाल्व, अब सेम ए टू एल के सेक्शन में, इस सेक्शन में पॉइंट ए से लेके एल तक हमारे चिलर और पंप में जो चेक वाल्व लगा हुआ है वो चेक वाल्व का वैल्यू मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। एक चेक वाल्व है जो कि सेकेंडरी पंप के डिस्चार्ज पे है, 720 जीपीएम फ्लो होगा, 3.3 और इसका जो है इक्विवेलेंट लेंथ वो 60 है। तो एनआरबी चेक वाल्व का देख लेते हैं क्या है। ये हमारा है स्विंग चेक वाल्व लगा है, तो मैं स्विंग चेक वाल्व का डिटेल डालूंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे थे, कहाँ गया स्विंग चेक वाल्व, तो स्विंग चेक वाल्व का डिटेल डाल देते हैं। 6 इंच का पाइप है स्विंग चेक वाल्व, ये वैल्यू है 60। उसके बाद मैं इंटर कर देता हूँ इसका वैल्यू 60 और नंबर ऑफ फिटिंग से ये मल्टीप्लाई कर लेगा, तो इसका हेड लॉस आ गया 2। सेम वैसे ही बैलेंसिंग वाल्व डीआरवी का निकाल देंगे। 6 इंच का पाइप है, 720 जीपीएम फ्लो हो रहा है, फ्रिक्शन रेट 3.3 है, इक्विवेलेंट इसका 70 है। 70 कैसे है, तो हम स्टेनर जो डीआरबी जो हम यूज कर रहे हैं वो 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री डीआरबी ये जो जैसे देख रहे हैं हैंडल ये मैनुअली कंट्रोलिंग के लिए होता है, तो 45 डिग्री ये दिखा रखा है। अगर 90 डिग्री होता तो ये स्ट्रेट रहेगा यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो 6 इंच का है और 45 तो यहाँ पे दिया हुआ है 70, यहाँ पे 70 मैंने डाल दिया। तो 2 गो बैलेंसिंग वाल्व था तो 140 आ गया इसका, तो 4.69। फिर एमओबी है मोटर ऑपरेटेड वाल्व, जैसे कि आप इस चार्ट में आप देखेंगे मोटर ऑपरेटेड वाल्व नहीं दिया हुआ है, तो गेट ग्लू वाल्व जो है वो भी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आपके साइट पे अगर मोटर ऑपरेटेड वाल्व लगा हुआ है तो आप मैन्युफैक्चरर से उसका वाल्व लॉस मांग सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल ग्लोब वाल्व का ही डिटेल डाल देता हूँ। तो 6 इंच का पाइप था, ग्लोब वाल्व 170 आ गया इसका इक्विवेलेंट लेंथ, 2 एमओबी लगा हुआ है तो इसका आ गया 11.38। सेम वैसे ही अब आते हैं सेक्शन एल और एम में। ये सेक्शन एल और एम में आप अब यहाँ पे आप साइज को कंपेयर कीजिए। यहाँ 6 इंच का पाइप था, यहाँ भी 6 इंच का पाइप है, लेकिन 120 जीपीएम निकल गया है। तो 120 जीपीएम भी निकलने के बाद पाइप आपका सिमिलर है और यहाँ पे रिड्यूसर कोई भी नहीं है, तो कोई पाइप एसेसरीज नहीं है, सिंपल सा स्ट्रेट पाइप है आपका। तो यहाँ पे स्ट्रेट पाइप है, एल और एम में सिर्फ पाइप है। तो 6 इंच का पाइप है, इसका लेंथ है पाइप का 4 मीटर। उसके बाद फीट में चेंज हो गया 13 फीट। इससे जीपीएम फ्लो कर रहा है 600 जीपीएम फ्लो कर रहा है। जीपीएम को यहाँ पे लीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। और 6 इंच साइज पे आपका जो हेड लॉस फ्रिक्शन लॉस है वो 2.3 है, तो वो डिटेल यहाँ पे डाल दिया। पाइप में कोई भी इक्विवेलेंट लेंथ नहीं है, उसका खुद का पाइप का लेंथ है स्ट्रेट लेंथ, वो डाल दिया यहाँ पे। तो ये आ गया इसका पाइप का हेड लॉस। फिर आते हैं हम सेक्शन एम और एन में। ये सेक्शन एम और एन, अब यहाँ पे आप दोनों के साइज को कंपेयर कीजिए। यहाँ 600 जीपीएम था, यहाँ 480 जीपीएम हो गया। साइज यहाँ पे 6 इंच था, यहाँ पे 5 इंच हो गया। तो यहाँ ये जो एच यू है, इस एच यू के लगाने के बाद आप इधर कहीं पे एक रिड्यूसर लगाएंगे, तो वो रिड्यूसर आ गया ना एम और एन के बीच में, एम और एन के बीच में एक रिड्यूसर आ गया। तो वही यहाँ पे डाला हुआ है, एक पाइप और एक रिड्यूसर है। अब उस पाइप और रिड्यूसर का साइज कितना है, तो 5 इंच का है। यहाँ पे जो रिड्यूसर लगेगा वो 5 इंच का ही लगेगा, क्योंकि साइज है पाइप का 5 इंच। और पाइप का लेंथ 4 मीटर है, रिड्यूसर का हम लोग इक्विवेलेंट लेंथ यहाँ डालेंगे। उसके बाद 480 जीपीएम फ्लो हो रहा है इस सेक्शन से, 480 जीपीएम। उसके बाद जो इसका फ्रिक्शन लॉस जो है इस पाइप का 5 इंच पे 480 जीपीएम पे 3.895।
आप पाइप साइजर में जब डालेंगे तो ये डिटेल आएगा, आप वहाँ से इसको लिखना पड़ेगा आपको। फिर पाइप का हो गया, यहाँ पे पाइप का हेड लॉस निकल के आ गया। अब हमें रिड्यूसर का हेड लॉस निकालना है। अब रिड्यूसर का हेड लॉस निकालने के लिए हमें रिड्यूसर का इक्विवेलेंट लेंथ डालना पड़ेगा। तो रिड्यूसर के इक्विवेलेंट लेंथ डालने के लिए आपको जाना है किसी दूसरे शीट पे जाना है आपको। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये सडन इनलार्जमेंट हो रहा है और सडन कंट्रैक्शन हो रहा है। तो हमारा क्या है कि बिगर डायमीटर से डायमीटर लो हो रहा है तो सडन कंट्रैक्शन हो रहा है। तो हम इस वाले एरिया में हम अपना ढूंढेंगे क्या होगा। तो अभी हमारे पाइप का साइज़ क्या था, 5 इंच का था पाइप, तो 5 इंच का पाइप हो गया। अब लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यू दिया हुआ है तो हमें चूज कौन सा करना है। तो जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे सडन कॉन्ट्रैक्शन में स्मॉल डी बाई कैपिटल डी दे रखा है। तो स्मॉल डी कितना था, स्मॉल डी जो रिड्यूस होने के बाद आ रहा है वो 5 इंच आ रहा है ना, रिड्यूस होने के बाद 5 इंच डिवाइडेड बाई जब उससे पहले जो बिगर डाया था वो 6 इंच का था, तो डिवाइड बाई कर देंगे हम 6 से। तो अपना वैल्यू कितना आ गया 8.3। अब यहाँ पे 8.3 आपको इस चार्ट में 8.3 नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप अगर 3/4 को अगर डिवाइड करेंगे 3/4 को तो ये अप्रॉक्स 0.75 आएगा। तो 7.5 और 8.3 नियरली इक्वल ही है, तो हम 3/4 के वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो 5 इंच का पाइप था मेरा और 3/4 पे कितना इक्विवेलेंट लेंथ आ गया 5। थोड़ा और जूम कर दें, 5 इंच के पाइप पे ये 5 आ गया 3/4 पे। फिर नंबर ऑफ फिटिंग रिड्यूसर, एक ही रिड्यूसर लगा हुआ है तो इसका इक्विवेलेंट लेंथ निकल के आ गया, मल्टीप्लाई करके E13 ये वाला जोड़ दिया इसमें, फिर इसका हेड लॉस निकल के आ गया। अब नेक्स्ट है सेक्शन N और O। ये N और O सेक्शन में देखिए यहाँ पे जीपीएम जो था हमारा 480 जीपीएम था, लेकिन यहाँ पे 120 जीपीएम निकल गया तो रिमेनिंग 360 जीपीएम है, लेकिन पाइप साइज सेम है। तो यहाँ पे कोई रिड्यूसर नहीं लग रहा है, स्ट्रेट पाइप है सिंपल सा, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इंच का पाइप है, 4 फीट इसका लेंथ है पाइप का लेंथ है 4 मीटर, फीट में आ गया 13 फीट, लीटर पर सेकंड आ गया 22, उसका जीपीएम 360 जीपीएम फ्लो हो रहा है इस सेक्शन में। उसके बाद उसका फ्रिक्शन लॉस जो है 2.2 है। पाइप का इक्विवेलेंट लेंथ नहीं है, यहाँ पे मैंने लेंथ डाल दिया उसका, तो ये निकल के आ गया हेड लॉस पाइप का। फिर आ गया सेक्शन O एंड P। सेक्शन O एंड P में देखो आप ध्यान से, O एंड P, फिर साइज को कंपेयर करो, यहाँ पे कितना चल रहा है 360 जीपीएम 5 इंच का पाइप है, और यहाँ पे कितना चल रहा है 240 जीपीएम 4 इंच का पाइप। तो रिड्यूस हो रहा है ना, ये वाला चीज़ हो रहा है ना, सडन कॉन्ट्रैक्शन बिगर डायमीटर टू स्मॉलर डायमीटर। फिर हम क्या करेंगे, दोनों डायमीटर को डिवाइड करेंगे, स्मॉल डाया बाई स्मॉल डाया 4 है डिवाइड बाई बिगर डाया, तो ये आ गया 4.8, सॉरी ये आ गया 0.8। तो अब देखेंगे 0.8 में इस सेक्शन में पाइप का साइज क्या था 4 इंच। 4 इंच पाइप में अब जाएंगे हम सडन कॉन्ट्रैक्शन में, 4 इंच में सडन कॉन्ट्रैक्शन 3/4 पे ये कितना आ रहा है 3.8। यहाँ पे वैल्यू डाल दिया मैंने 3.8। रिड्यूसर कितना है 1 है, तो टोटल इक्विवेलेंट लेंथ कितना आ गया 3.8 और हेड लॉस आ गया 0.12। फिर अब देखेंगे P और Q, सेक्शन P और Q के बीच में, सेक्शन P एंड Q के बीच में। फिर साइज को कंपेयर कीजिए, ये मेन फंडा है, मतलब आप कंपेयर करते चलिए तो आपको पता चल जाएगा कि उस पाइप के बीच में क्या लगा हुआ है। एक इमेजिन भी करना होता है थोड़ा यहाँ, क्योंकि आप प्रॉपर ड्राइंग जब बनाएंगे तो वहाँ वाल्व फिटिंग रिड्यूसर वगैरह दिखेगा। तो बिगर डाया स्मॉलर डाया डिवाइडेड बाई बिगर डाया हम कर देंगे। सबसे पहले देखते हैं इसमें लगा हुआ क्या क्या है। तो रिड्यूस हो रहा है तो एक यहाँ पर रिड्यूसर लगा हुआ है, स्ट्रेट पाइप है, और ये यहाँ पे एक टी लगा हुआ है। तो 3 चीज़ लगा हुआ है, पाइप, रिड्यूसर एंड नो डिडक्शन टी। तो रिड्यूसर का हम देखते हैं पहले। रिड्यूसर का इक्विवेलेंट लेंथ देखने के लिए आपको फिर से 3 इंच डिवाइडेड बाई 4 इंच कर दीजिए, ये 0.75 एग्जैक्ट आ गया।
तो 3 इंच का साइज है, तो 3 इंच पे आप देख लीजिए 2.6 आ रहा है। ये 2.6 इंटर कर दिया और इसका नंबर ऑफ रिड्यूसर 1 है, निकल के आ गया ये हेड लॉस। फिर अब देखते हैं नो रिडक्शन टी। नो रिडक्शन टी 3 इंच का पाइप है आपका, इक्विवेलेंट लेंथ का नहीं है, मैं चार्ट से देख के डालेंगे। उसके बाद 120 जीपीएम फ्लो हो रहा है इस पाइप से, 3 इंच के पाइप से। इसका फ्रिक्शन लॉस कितना है 3.4। उसके बाद इक्विवेलेंट लेंथ इसका हम देखते हैं कितना होगा। तो नो रिडक्शन टी का हम इक्विवेलेंट लेंथ डालेंगे, उसके लिए जाना पड़ेगा हमें साइड चार्ट में। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्मूथ बेंड एंड टीज में, इसमें आप देखिए फ्लो थ्रू ब्रांच से फ्लो करा रहे हैं, नो रिडक्शन 3 टी है। तो रिड्यूसर का तो मैंने निकाल लिया। उसके बाद आ गया ये टी, 3 इंच का पाइप है, यहाँ पे 120 जीपीएम फ्लो हो रहा है, यहाँ से ये टी लगा हुआ है। उसके बाद ये पाइप अब बंद हो रहा है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे एल्बो भी लग सकता है एक। एक 120 जीपीएम ही बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे एल्बो लगा के डायरेक्ट हम भेज देते हैं वाटर को एचयू के अंदर। तो यहाँ पे एल्बो लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं टी हटा के मैं लिख देता हूँ एल्बो। अब कितना एल्बो है, नंबर ऑफ एल्बो 1 एल्बो है, लॉन्ग रेडियस एल्बो है, 3 इंच का पाइप है, 120 जीपीएम फ्लो हो रहा है। तो एल्बो का कितना हो जाएगा, 3 इंच का 5 हो जाएगा, इसका वैल्यू 5 डाल दिया, एक एल्बो है। उसके बाद आ जाइए क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में। अब क्यू और आर क्या है, एच यू का कनेक्शन है। अब एच यू का कनेक्शन कौन सा है, सप्लाई वाला कनेक्शन है। तो ये वाला सप्लाई लाइन आ रहा है एच यू के अंदर। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक गेट वाल्व है, एक स्ट्रेनर है, और क्या है, और एक स्ट्रेट पाइप है। बस पाइप है, गेट वाल्व है, स्ट्रेनर है। तो पाइप 3 इंच का पाइप है, लेंथ जो है पाइप का 1.4 मीटर है, पाइप का लेंथ 1.4 मीटर है। उसके बाद 120 जीपीएम फ्लो हो रहा है, फ्रिक्शन लॉस हो गया, और पाइप का इक्विवेलेंट लेंथ यहाँ पे डाल दिया हुआ है, तो इसका निकल के आ गया 0.16। फिर आ गया गेट वाल्व। गेट वाल्व 3 इंच का है, 120 जीपीएम फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो गेट वाल्व का भी इक्विवेलेंट लेंथ यहाँ पे डाल देते हैं। तो गेट वाल्व का इक्विवेलेंट लेंथ डालने के लिए आपको जाना है इसी चार्ट पे फिर से। ये गेट वाल्व है, कितना 3 इंच का गेट वाल्व है यहाँ पे, तो ये आ गया 3.2, ये आ गया 3.2। फिर ये इसका हेड लॉस निकल के आ गया। स्ट्रेनर का भी 3 इंच का देख लीजिए, ये स्ट्रेनर लगा हुआ है फ्लैंस टाइप 3 इंच का, ये आ गया 42, स्ट्रेनर क्या आ गया 42। तो फाइनली हमने सेकेंडरी चिल वाटर लाइन का हेड लॉस कैलकुलेशन कर लिया है, पंप हेड कैलकुलेशन। अब ये टोटल जो है, टोटल आ गया अपना 34.76। ये पंप हेड आ गया फीट में। अब फीट को मैंने चेंज कर दिया मीटर में, डिवाइडेड बाई 3.28। फिर अब इसमें क्या करेंगे, हम सेफ्टी फैक्टर ऐड कर देंगे 15%। इन दोनों में 15% ऐड कर दिया मैंने, जो भी है मल्टीप्लाई कर दे 15 से डिवाइड बाई 100, तो ये वैल्यू आ गया। फिर हम ये 34 और जो भी फिट का वैल्यू था वो हम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो 34 प्लस ये 5 कितना हुआ, 39.97। तो हेड लॉस जो आ गया अपना फीट में 39.97, अप्रॉक्स 40 फीट आ गया। फीट में हम लोग निकालते हैं सेम। फिर उसका हम पंप का एचपी कनेक्शन करने के लिए जो हॉर्स पावर होता है, हॉर्स पावर कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है जीपीएम इंटू हेड, जो भी हेड आप कैलकुलेट किए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो 1 होता है, उसको डिवाइड कर देंगे 3960 इंटू एफिशिएंसी ऑफ पंप। तो अभी जो हम पंप का जो एफिशिएंसी ले रहे हैं वो 85% ले रहे हैं। तो सेम वो वैल्यू यहाँ पे इंटर कर देंगे। 720 जीपीएम था अपना L29, ये जो हेड लॉस निकल के आया है
इंटू 1 कर दिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 3960 और 0.85 आपका हो गया 85% एफिशिएंसी। तो ये निकल के आ गया पंप का टोटल HP यहाँ पे आ गया 9.83 और किलोवाट आ गया 7.33। तो इस तरीके से आप सेकेंडरी चिल वाटर पंप को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब अभी मैंने एक पंप का करके दिखाया है, आप ऐसे ही बहुत सारे पंप का कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्राइमरी चिल वाटर पंप का हेड कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद पंप हेड कैलकुलेशन करने के लिए सेम हम यहाँ से वापस आएंगे। PO, ON, NM ये सब सेक्शन है, PO, ON, NM। तो इस सेक्शन में आपको देखते जाना है, पाइप है, गेट वाल्व है। अब जैसे PO वाला सेक्शन था, आप सेम कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इस आपको जब ये सेलेक्ट करेंगे ना पाइप फिटिंग, तो आपको सडन इनलार्जमेंट ये वाला वैल्यू यहाँ पे ऐड करना है। जो भी रिड्यूसर का जब वैल्यू आप ऐड करेंगे तो वो इनलार्जमेंट वाला वैल्यू आप यहाँ पे से सिलेक्ट कीजिए। तो इनलार्ज जो भी स्मॉलर डाया जिससे आपका इनलार्ज हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से इनलार्ज हो रहा है 3 इंच से, ये हो जा रहा है 4 इंच, तो 3/4 स्मॉलर बाय बिगर। उस तरीके से आपको यहाँ से इस वैल्यू को सिलेक्ट करना होगा साइज बाय साइज। तो इसका मैंने किया हुआ है। अब PO वाला जो सेक्शन है, PO सेक्शन है जो HU कनेक्शन है, तो HU कनेक्शन के लिए आपको HU का रिटर्न का कनेक्शन देखना होगा। अब रिटर्न के कनेक्शन में क्या क्या होता है, 2 गेट वाल्व है, 2 गेट वाल्व है, एक ग्लोब वाल्व है, एक MOV है और एक स्ट्रेट पाइप है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, एक पाइप है, 2 गेट वाल्व है, एक ग्लोब वाल्व है और एक MOV है। उनका इक्विवेलेंट लेंथ मैंने डाल दिया उससे देख के। सेम जैसे एक क्रॉस चेक कर देते हैं आपके लिए। 3 इंच का रिड्यूसर है, 2.6 इक्विवेलेंट लेंथ आया हुआ है इसका। तो यहाँ से मैंने इसका सेलेक्ट किया है, 3 इंच का रिड्यूसर है और इसका इक्विवेलेंट लेंथ अगर आप लेते कॉन्ट्रैक्शन वाले में 2.6 है और इनलार्जमेंट में भी 2.6 है, लेकिन ये 1/2 हाफ इंच पे इसका वैल्यू 4.9 है तो 8 है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। जब आप वापस आएंगे HU से प्राइमरी पंप में जाएंगे तो इनलार्जमेंट आप लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख सकें। शायद ऐसा वीडियो नहीं है यूट्यूब पे, कोई भी इस तरीके का वीडियो आपको नहीं मिलेगा। मैंने अच्छे से समझाया है, अगर आप वीडियो को देखेंगे अगर प्रॉपर माइंड को कंसंट्रेट करके तो शायद कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये बेसिक मैंने बता दिया। अगर आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट पे कैलकुलेशन करना है तो उसका कैलकुलेशन सेम प्रोसेस पे ही करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से देना पड़ेगा। जैसे सेक्शन वगैरह डिवाइड करना है और चिलर टू सबसे लास्ट लॉन्गेस्ट पाइप को ही आप सिलेक्ट करके, जैसे कि डक्टिंग के लिए जो स्टैटिक प्रेशर कैलकुलेशन करते हैं, स्टैटिक प्रेशर के लिए ESP एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर, तो ऐसे ही हम डक्ट का सबसे लास्ट वाला पॉइंट पकड़ते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बता सकते हैं आप लोगों को कौन सा वीडियो टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं वो वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।